आपका साइंस की जो पेपर है होने वाली है क्लास 10th की 2 मार्च को आप देख रहे हैं। चैनल आपके लिए लगातार वीडियो रिलीज़ कर रहा है ताकि अगर आपने कुछ भी पहले से नहीं पढ़ रखा है लेकिन अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। आज मैं जिस लेक्चर को लेकर के आया हूं ये कंप्लीट बायोलॉजी है। इससे पहले भी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको कंप्लीट बायोलॉजी हम करा चुके हैं। आपने देखा उसके 2 पार्ट थे और डायग्राम से जितने क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं या बनने वाले हैं वो सब आपको कराए गए। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं कि मैं क्या लेकर के आया हूं आज के सेशन में, तो यहां पर आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल के साथ डायग्रामेटिक सारा कुछ है। ये एक बार मैं दिखा देता हूं इस तरीके से। तो कंप्लीट आपकी बायोलॉजी जो है डायग्राम बेस्ड रिवाइज हो जाएगी, ज्यादा समझ बनेगी आपकी अगर आप वीडियो में लास्ट में बने रहते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं 5 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा बायोलॉजी के, यानी कि 10% लॉ से जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं या हेरिडिटी से जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप ये समझ लें 30 आउट ऑफ 30 आपके यहाँ से सिक्योर होते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट में। 80 मार्क्स के पेपर में से 30 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। आप चाहते हैं सर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सिक्योर करना चाहता हूं, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन की बूस्टअप सीरीज के नाम से। सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे 2x 1.5x पे लगा के, तो मेरा मानना है लगभग 6-7 घंटे में आप अच्छे से डबल रिवाइज कर सकते हैं। और अगर वो सारी वीडियो देख करके आ रहे हैं, आप जीरो हैं, भले जीरो हैं आप, लेकिन आपने सारी वीडियो कम से कम 2 बार देख ली, तो आप ये समझ लीजिए आप पास ही नहीं होंगे। 80 में से लगभग 50 प्लस या 60 प्लस मार्क्स आप स्कोर करेंगे इजीली। अब बिना आपका टाइम खराब किए मैं आपके साथ चलूंगा। पहला डायग्राम देखिए किस चीज का है। पहला डायग्राम हमारे पास यहां दे रखा है, लाइफ प्रोसेस से है, और मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि नीचे की बात हमें दिखाई दे। यहां हमने लिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन जिसपे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है सीबीएसई में। वो क्या पूछता है, ये लेबलिंग करता है। तो सबसे ऊपर जो एक लेयर है ब्लैक कलर की आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, वो है बैक्स क्यूटिकल। क्यूटिकल की एक लेयर है। उसके बाद जो नीचे ये बड़ी बड़ी सेल आप देख पा रहे हैं, दिस इज अपर एपिडर्मिस। उसके बाद ये कुछ सेल इलोंगेटेड हैं, कुछ अलग अलग सेल हैं, बीच में एयर का स्पेस भी बना हुआ है। तो दीज ऑल सेल्स आर मीजोफिल। मीजोफिल सेल ही वो सेल होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ये क्लियर बात है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो मीजोफिल सेल में मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे ये लेयर है, इसको लोअर एपिडर्मिस कह रहे हैं, और लास्ट में फिर से एक लेयर है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल लीफ के ऊपर वाले हिस्से में भी है, लीफ के नीचे वाले हिस्से में। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है तो यहां पर भी क्यूटिकल होगी, यहां भी क्यूटिकल होगी। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो थिकनेस है वो आपको लार्ज करके दिखाई हुई है यहाँ पे। अब देखें ये जो ओपनिंग है जिसको लिखा है स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा, वैसे स्टोमेटा हम इसको कहते हैं। तो या इसके आसपास की जो 2 सेल हैं इनको कहा गया गार्ड सेल विद क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। दूसरा डायग्राम है स्टोमेटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर अ लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव। स्टोमेटा ओपन होता है जिससे CO2 एंटर करती है लीफ के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस जो होता है वो भी इन्हीं पोर से होता है, जिसको हम स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। यहां देख लीजिए बताया गया स्टोमा में वाटर वेपर बाहर निकल के आ रही है क्योंकि एरो बाहर की तरफ है, और CO2 यहां पर अंदर जा रही है क्योंकि अंदर की तरफ लगा हुआ है एरो। हाई CO2 कंटेंट बाहर होता है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि वाटर कंटेंट बाहर अंदर हाई होता है, बाहर लो होता है। तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करता है और CO2 बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ स्टोमेटा का या स्टोमा का एनलार्ज व्यू है, देखें जरा। ये जो आसपास की सेल है जो आप देख पा रहे हैं, मेरा ख्याल है ऑरेंज कलर या के जो है कि सैफरन कलर दिख रहा है, ये एपिडर्मल सेल है। उसके अंदर हम देख पाते हैं ये जो सेल है ग्रीन कलर की, इनको कह रहे हैं गार्ड सेल। ग्रीन कलर की सेल में ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके अलावा ये जो अंदर वाला पार्ट आपने देखा, ये चीज, इसको हमने कहा है थिकेंड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है बच्चे, वो थिक होती है, जबकि आउटर वाली कैसी होती है, थिन होती है। जी मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जैसे मान लीजिए गार्ड सेल है,
तो इसकी अंदर वाली जो दीवार है वो कैसी होती है, थिक होती है, और बाहर वाली कैसी होती है, थिन होती है। ये थिन होती है बाहर, और जो ओपनिंग के पास वाली है यानी अंदर वाली वो कैसी होती है, थिक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों से, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बायो में कि भाई मैं भी स्कोर कर सकता हूं। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, एपिडर्मल सेल बाहर वाली है, उसके अंदर गार्ड सेल है, और ये फाइनल ओपनिंग जो है दिस इज कॉल्ड स्टोमा या स्टोमेटा। या हमने देखा कि ये जो गार्ड सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। वही बात यहां पे कही गई थी कि गार्ड सेल विद क्लोरोप्लास्ट, सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको बस ध्यान देना है, वीडियो को बार बार देखना है, कहीं जरूरत लगती है तो स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे, मैं समय दूंगा। यही जो काम हो रहा है कि वाटर बाहर जा रहा है और CO2 अंदर आ रही है, वो यहां होते हुए दिखाया है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय वाटर। जैसे ही वाटर गार्ड सेल में फिल हो जाता है, गार्ड सेल स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल है, तो इस तरीके से, अब ये फ्लैसिड है, इनमें वाटर नहीं है, तो ओपनिंग क्या है, क्लोज है। जैसे इनमें पानी भरेगा ये गार्ड सेल फूल जाएंगी और ओपनिंग आपको देख पा रहे होंगे, यहां से ओपनिंग ओपन हो गई। तो गार्ड सेल में जब वाटर फिल हो जाता है बच्चे, तो ये जो ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमा है, ये ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह देखो वाटर लूज हो गया, वाटर बाहर की तरफ गया, तो ये क्या हो गई, ये क्लोज हो गया स्टोमेटा। आप अपने पेपर के समय पे अपने टाइम को मैनेज करते हुए छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डायग्राम इतने अच्छे बनाओ कि आपको भारत रत्न मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ना करें। पेपर नहीं छूटना चाहिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके आइए। जो पास होना चाहता है उसको सबसे पहली बात ये माननी होगी हमारी तरफ से, आपको आता है तो आता हुआ करिए, नहीं आता है तो जो भी आता है करिए, पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। आप कॉपी चेक कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जामिनर है, आप खाली पेज पे नंबर देंगे, दिमाग से सोच के बताइएगा। लेकिन आप कुछ भी लिख करके आए हो तो एग्जामिनर अपनी कोशिश करेगा कि भाई मैं इस बच्चे को पास कर दूं। तुम्हारी कॉपी में पेज भरे हुए नहीं है, खाली पेज पे तो नंबर चढ़ाएगा नहीं वो कि 2 नंबर दे रहा हूं, खाली पेज छोड़ा है इस बच्चे ने। इसीलिए कुछ भी छोड़ कर नहीं आना है, सारा कुछ करके आना है। ये स्लाइड पूरी हो गई है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, अगला पेज ये आ गया। अगला पेज है न्यूट्रिशन इन अमीबा, और न्यूट्रिशन अमीबा में दिखाया हुआ है। यहां पर एनिमल में है न्यूट्रिशन, और एनिमल में भी जो सबसे बेसिक लेवल का एनिमल होता है वो अमीबा है, यानी कि यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या क्या है, यूनिसेलुलर है, वाटर में रहता है, इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया, फॉर्म्स ऑफ फूड वैक्यूल, उसके बाद फूड वैक्यूल बना लेता है ये फूड जा करके। सारी भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंड आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम न्यूट्रिशन इन अमीबा। हो क्या रहा है, यहां पे अच्छे से दिखाया है उन्होंने करके आपको कि एक अमीबा था, उसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में, फूड पार्टिकल देखते ही उसने क्या किया, ये स्ट्रक्चर बनाए 2, इनको कहा गया सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, झूठे पैर। उसके बाद जैसे ही फूड एनगल्फ हुआ, ये बन गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, यानी कि एंजाइम आए, उन्होंने फूड को डाइजेस्ट किया। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन आप समझते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड को हर एक सेल तक पहुंचा देना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। हालांकि अमीबा यूनिसेलुलर है तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि हर एक सेल तक पहुंचाना है, एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आपने देखा ये बचा कुचा जो वैक्यूल था, इसमें वेस्ट था जिसको बाहर भेज दिया गया भाई इस तरीके से कि आप जो है आउट हो जाइए। ठीक, आगे चलते हैं डायग्राम पर। ये सब बातें मैं आपसे पहले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन जो भी पॉइंट रह गए थे, थोड़ी थ्योरी की वहां कमी थी, तो वो थ्योरी भी आज आपके लिए लेकर के आए। ये अल्टीमेट आप ऐसे समझ लिए, वन शॉट समझो, कुछ भी समझो, ये अल्टीमेट है, इससे बाहर बात नहीं जाएगी। 5 न्यूमेरिकल वीडियो के लास्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया है न्यूमेरिकल सहित। आगे चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बहुत अच्छे से बात की थी, लेवलिंग आप देख लीजिए क्योंकि पेपर में आएगी। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, 3 पेयर होते हैं, ये बात हो चुकी है। टोटल 6 होते हैं, अगर पेयर में पूछेगा तो 3 आंसर लगाना है और टोटल पूछेगा तो 6। बड़े ध्यान से देखना, ये गलती करवाएगा एमसीक्यू में आपसे, और आप करके आओगे आप ही लोग। एक तो क्रोमोसोम में फंसाएगा, क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। तो पहले देख लो कि उन्होंने पूछा क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। उसके बाद टंग हो गई है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप को ढक देता है, ट्रैकिया को क्लोज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। जब आप खाने को निगल रहे होते हैं, या वर्ड इस्तेमाल है सटक रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं,
उस समय पे विंड पाइप को बंद कर देता है। कौन? एपिग्लॉटिस। क्योंकि अगर खाना हमारे विंड पाइप में चला गया तो हमें क्या लग जाती है? हिकअप्स आ जाते हैं, यानी फंदा लग जाती है। ठीक। ईसोफेगस आप जानते हैं, इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे स्टमक से। स्टमक में कुछ देर फूड रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे। उसके बाद क्या होता है? फूड आगे मूव करता है और मूव करके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट के नाम दे रखे हैं, हालांकि ये आपके काम के हैं नहीं, पर नाम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट देख लीजिए, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। बहुत तेजी में, स्पीड में मैं आपको कराऊंगा क्योंकि डिटेल में बात हो चुकी। अपेंडिक्स के बारे में आप सुना होगा, कुछ लोगों को पेट में ना इधर की तरफ बहुत ज्यादा पेन उठता है, एकदम दर्द उठ जाता है, तो वो अपेंडिक्स का दर्द होता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो इवोल्यूशन में क्या रह गया? हमारे पास रह गया, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ये पहले लंबा हुआ करता था। इसको कैसे पता किया कि जो चूइंग एनिमल होते हैं ना, जो घास खाते हैं, जैसे भैंस हो गई या गाय हो गई या बकरी हो गई, इन लोगों के पास अपेंडिक्स थोड़ा लंबा होता है क्योंकि ये हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में। अब आपने क्या किया? आप कच्चा खाना तो खा नहीं रहे थे, आपने डाइजेस्ट करके खाना शुरू कर दिया, वो सॉरी माफ कीजिएगा, आपने पका के खाना शुरू कर दिया, तो सेलुलोज वाली दिक्कत तो खत्म हो गई। सेलुलोज पहले ही क्या कर जाता है? डीपॉलीमराइज हो जाता है जब आप खाना पका रहे होते हैं। तो अपेंडिक्स का आपके अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन हर्बीवोर एनिमल के अंदर इसका रोल है। क्या रोल है? टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, जो उसके फूड में होता है, ग्रास वगैरह में। अब यहाँ पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के 2 फंक्शन आप जानते हैं, एक तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करना। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लल्ला। और दूसरा काम है, पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, मैं क्या कहूं, इसको डेफिशिएंसी कह दूं, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ये भी आप जानते हैं। डिसऑर्डर कौन सी होती है? डायबिटीज। बच्चे बता रहे हैं बेटा डायबिटीज पूरा याद करो, डायबिटीज मिलेटिस। मैं आज ऑफलाइन बैच में भी कह रहा था, एनपीसी के सेंटर पे ऑफलाइन बैच रन होते हैं यहाँ पर तहसील मिलक जिला रामपुर में, तो मैं बता रहा था कि डायबिटीज मिलेटिस पूरा याद करिए, क्योंकि कई बार वो ऑप्शन में डायबिटीज इंसिपिडस दे के भी पूछ लेगा। डायबिटीज 2 तरीके की होती है। यहाँ गॉल ब्लैडर दे रखा है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। बनता कहाँ है? लीवर में। लीवर की कौन सी सेल में बनता है? तो हिपैटोसाइट सेल में बनता है। ये कुछ नया आपको मिल सकता है। ये था हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जैसा जैसा आपको लगे। स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। कई तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में या फिर इसी को कहते हैं पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड और पायरुवेट में कोई फर्क नहीं है आपके लेवल पे, आगे चल के बताया जाता है कि H पॉजिटिव का फर्क है। बाकी यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, पर थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, पूरी नहीं होगी। लगभग 8 ATP रिलीज होते हैं यहां पर। यह काम कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट बनने के बाद पायरुवेट की जो किस्मत है, जो फेट है, वो डिसाइड होता है इन बेसिस पे। क्या वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में? और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी 2 केस हैं। क्या वो एनिमल सेल में यानी मसल्स में हो रहा है या वो प्लांट सेल में यानी ईस्ट में हो रहा है? हालांकि ईस्ट क्या है बच्चे? ईस्ट एक फंगस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट। ठीक सर, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा तो ये काम कहां होता है? सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बचपन से रटते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पावर हाउस क्या जनरेट करता है बेटा? एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा एनर्जी जनरेट हो गई। लगभग 8 ATP यहां पे निकलते हैं और बाकी 30 ATP यहां पे निकल जाते हैं। ठीक है, CO2 और H2O निकलती है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये पोर्शन बच्चों को इजी लगता है, पर जब CO2 की बात आती है तो फंस जाते हैं वो। CO2 प्लस H2O यहां पे निकल रहा है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मसल में अगर ये काम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? हमें मसल क्रैम्प हो जाती है। मसल क्रैम्प आपने पढ़ा होगा कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहां बनता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उसके साथ ना तो वाटर बनता है ना ही CO2 बनता है। कारण सुनो, यहां पर जो CO2 रिलीज हो गया है, तो पायरुवेट कितने कार्बन का था? पहले देखें, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। तीनों CO2 यहां पर निकल जाती हैं। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए यहां पे कोई CO2 नहीं निकली। कार्बन तो बैलेंस करोगे नहीं करोगे? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन में।
यहां भी 3 कार्बन है, यहां पे 3 CO2 निकल गई, यहां 3 कार्बन का कंपाउंड बना है तो CO2 निकलने के लिए कार्बन नहीं बचा। अब नीचे आ जाइए, इथेनॉल की अगर हम बात करें तो आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ते हैं CH3CH2OH इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है तो 1 कार्बन बच गया जो CO2 बन के बाहर निकल आता है। एक बात मेरी आप याद रखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एनर्जी जो निकलती है वो 36 या 38 ATP निकलती है। कितनी? 36 या 38 ATP टोटल में। जैसे 8 + 30 मैंने यहां पे करा था, टोटल 38 हो गया ऑन एन एवरेज। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये एनर्जी कितनी निकलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP निकलते हैं। कितने? 2 ATP निकलते हैं। अब ये 2 ATP को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 7% होता है जी। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है, 7% अगर निकालोगे 38 का या 36 का तो वो 2.4 समथिंग आएगा। पर सोच के बताइए क्या ATP आधा हो सकता है? आधा ATP कुछ नहीं होता, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 2 ATP अप्रॉक्स मान लेते हैं। ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई है आप लोगों को। मैं इसके साथ आगे चलूंगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं लेते रहें भैया, स्पीड में बात कर रहे हैं, क्विक रिवीजन की बात चल रही है क्योंकि हमारा 2 तारीख को एग्जाम है और ये वीडियो मेरे ख्याल से आप जब देख पाएंगे तो ये 29 को रिलीज हुआ वीडियो है, तो बीच में एक ही दिन है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी एपरेटस पूरा यहाँ दे रखा है। मैं खास तौर से ये डायग्राम आपके लिए इसलिए लेकर के आए हम ताकि आपको लेवलिंग समझ में आए। नेजल कैविटी, उसके बाद ओरल कैविटी, यानी माउथ की जो कैविटी है उसको ओरल कैविटी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। एपिग्लॉटिस वहां पे भी आया था पिछले डायग्राम में। एपिग्लॉटिस का काम होता है ट्रैकिया या विंड पाइप को ढक देना। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। आप खाना खाते हुए जब बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस उसको ट्रैकिया को या विंड पाइप को ढक नहीं पाता, जिसकी वजह से कई बार खाना कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में, और आपको क्या लग जाता है? फिर फंदा लग जाता है, हिकअप्स आ जाते हैं आपको एकदम से। ठीक, ये बाकी ट्रैकिया मिल गया आपको, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया अंदर चला गया है लंग्स में। यहां पर जो ट्रैकिया है इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग से ट्रैकिया को सपोर्ट मिलता है, वरना ट्रैकिया क्या कर जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं हो, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग ना हो, छल्ले ना हो, तो क्या होगा? ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगी। और अगर कोलैप्स कर गई तो फिर एयर अंदर नहीं जाएगी। एयर अंदर नहीं गया तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आप जानते हैं आगे तो खेल खत्म है। फिर पहले होगी छोटी दावत तीसरे दिन, उसके बाद बड़ी दावत का इंतजाम होगा। आगे चल रहे हैं डायफ्राम। इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है डायफ्राम का। ये आप देख पा रहे हैं इस समय कैसा है? डोम शेप है, इस तरीके से है। तो जब आप इनहेलेशन करते हैं तो ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, यानी फ्लैट हो जाता है। फिर जब आप एक्सहेलेशन करते हैं यानी एयर को बाहर निकालते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये फिर से डोम शेप हो जाता है। तो इसका काम है कि हमारे रेस्पिरेशन को या ब्रीदिंग को सपोर्ट करना। आगे देखेंगे यहाँ पर टर्मिनल ब्रैंक्यूल, इसका आपके साथ रोल नहीं है, आप बस एल्वेलाई को समझ लीजिए। एल्वेलाई क्या होती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होता है एक्चुअल में ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती हैं। मैं इसको लिख देता हूं ठीक से भाई, ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। डायग्राम को देखते रहिए और मेरी वर्डों पे गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। आगे चल रहे हैं, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप ले सकते हैं। यहां कुछ बात की गई है एक्स्ट्रा। एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये जो PDF आपके लिए लेकर के आए, ये जो सेशन लेकर के आए, इसमें एक लेवल अप लेके आए ताकि कोई भी क्वेश्चन बचे ना। इस पे ऊपर आप देख पाएंगे थंबनेल पे लिखा था 30/30, तो वो गारंटी देने के लिए हमें कुछ तो थोड़ा सा बोर्ड के लिए एडवांस करके रखना पड़ेगा भाई। हाँ, आगे चलते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास ये आ गया है, ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर। इसको ध्यान से पढ़ें जरा, क्या कह रहा है ये? व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, यानी इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। मूव्स डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड एंड एयर एंटर इनटू द लंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। तो इनहेलेशन की डिफाइन अगर आपको करना हो कभी तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या होता है? व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, द मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स। डायफ्राम रिलैक्स कब करता है? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। एंड मूव अपवर्ड एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, एयर गोज आउट टू द लंग्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, या इसी को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इस तरीके के जो बातें हैं अगर ये क्लियर रहेंगी तो आपको लिखने के लिए वर्ड मिलेंगे अपना आंसर लिखने के लिए।
आगे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया ब्रीद इन में क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंड करता है। आप भी जब अपनी सांस ले रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब सांस आप अंदर करते हैं तो चेस्ट क्या करता है, आपका एक्सपेंड करता है, फैल जाता है। लेकिन आप जब एयर को बाहर छोड़ते हैं तब चेस्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायफ्राम का भी मूवमेंट यहाँ दिखाया हुआ है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जबकि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है। इसको यहाँ पर एक एपरेटस है उसकी हेल्प से भी बताया गया है कि यहाँ देखिए जब आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो बलून का शेप था, आप देख रहे हैं ये एरिया कम होता जा रहा है, बलून पिचकता या सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक कर रहा है। लेकिन जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो बलून कैसा हो गया है, फूल गया है, स्वेल हो गया है, क्योंकि एयर उसमें फिल हो गई है। ये तरीका इन्होंने करके दिखाया हुआ है एक एपरेटस की हेल्प से। हो सकता है वो ऐसे एपरेटस बना के आपको दे दे और इसको ए लिख दे, इसको बी लिख दे, फिर आपसे पूछे बताइए ए में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ये थ्योरेटिकल भी बन सकता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। एमसीक्यू में उसने ए और बी लिख के सेट कर दिया, इंस्पायरेशन 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 एक्सपायरेशन 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 इंस्पायरेशन, 4 ऑप्शन बना देगा, आपको आंसर करना होगा। बहुत ही इजी आपका पेपर आएगा, आप मेरी बात समझें। लेकिन इजी उनके लिए आएगा जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है या फिर एनपीसी एजुकेशन अब की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको बार बार उन्होंने देख रखा है 2 बार, उन्हें तो पेपर आसान लगेगा, बाकी तो जी रब रखा है जी। आगे चलते हैं अगले उस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाद में पढ़ने के लिए, देखने के लिए तो ले सकते हैं। हमारे पास अगली स्लाइड आ गई है, ये वर्किंग ऑफ दी हार्ट। हार्ट की वर्किंग कैसे होती है आप सबने पढ़ रखा है अच्छे से। यहां देखेंगे ये स्ट्रक्चर पे खास ध्यान देंगे। सुपीरियर वेना केवा, यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ये क्या है हमारे पास, राइट एट्रियम। मैं क्यों लिख रहा हूं, यहां पे लिखा है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जहां से ब्लड नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि उससे CO2 निकाल ली जाती है, ऑक्सीजन डाल दी जाती है। वो ब्लड फाइनली कहां आएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन में। दिस इज द एक्सेप्शन। पल्मोनरी के बारे में आप जानते हैं ना, सारी वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके चलती है लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लेके चलती है। सेम केस रिपीट होता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ। सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, पर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड। ब्लड यहां पर आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहां पर जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, इसी का दूसरा नाम आपको पढ़ाए हैं बायकस्पिड वॉल्व होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके थ्रू होते हुए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये ब्लड यहाँ पीछे से होता हुआ एओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में चला जाता है। मैं दिखा देता हूं, ये एओर्टा लिखा हुआ है। यहां से पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, स्प्रेड हो गया या पास कर दिया गया। तो डायग्राम को जो थोड़ा सा फोकस करके मैंने अपनी बात कहनी है, इसलिए ये सेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आई होप कि आपको डायग्राम से बातें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं, एक और डायग्राम दे रखा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं आपको बताऊं यहां पर कौन सा पार्ट क्या है, ये आप देख लीजिए। लंग्स रिप्रेजेंट किए हैं, ये हार्ट रिप्रेजेंट किया है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, आप जानते हैं। इसी वजह से हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा रहता है, अलग अलग रहता है, सेपरेट रहता है। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब मिक्स ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर आएगी नहीं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो मेरी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो फिर मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हम पीछे अभी देख पा रहे थे। ये यहां पर कुछ नेमिंग है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ नेमिंग आपके काम की है, कुछ नहीं है। जैसे ये आपके काम का मामला नहीं है। हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करती है हिपैटिक पोर्टल वेन, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को और लीवर को कांटेक्ट कराती है। ये हाँ, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिपैटिक पोर्टल वेन, ये एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। हिपैटिक पोर्टल वेन किस किस के बीच में लिंक बना रही है बेटा, ये लिंक बना रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, और किसके बीच में बनाती है, लीवर के बीच में एक लिंक बनाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे जो एक्स्ट्रा आपको मिल गया यहां से। ठीक, अगले स्लाइड पे हम आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, बाकी वीडियो आपकी का रिवाइंड करें बार बार। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ देख लीजिए एक बार।
ये सब आपका पढ़ा हुआ है। बस मुझे क्या करना था, मुझे आपको एक क्विक रिवीजन करना था। आप किताब पलटते, डायग्राम ढूंढते, यहाँ पे क्या होगा, कुछ 40-45 मिनट का वीडियो होगा। आप अगर 1.5 या 2x पे देखेंगे, 15-20 मिनट में पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो गया। वीडियो से सिर्फ इतना ही हेल्प मिल रहा है आपको, आप ये बात समझे। कॉपी से पढ़ने जाएंगे बोरियत हो जाएगी और फिर उतनी चीजें आपको सिलेक्टेड नहीं मिल पाएंगी। सर ने पहले ही दिन आपको जब वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी वाली, तो उसमें कहा था कि हम क्या देंगे आपको, सिलेक्टेड देंगे, जो पेपर में या तो आ चुका है या आने वाला है। तो वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा सिलेबस लेकर के नहीं टहल रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देख ले भैया, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है हमारे पास, ये यूरेटर है जहां से यूरिन कहाँ लाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में लाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन है। यूरिन कुछ देर के लिए यहाँ स्टोर होती है, फिर आपको अर्ज लगता है कि भाई मुझे यूरिनेशन करना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर की मदद से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से यूरिन को बाहर फेंक देते हैं। ठीक, कोई बात, एक क्वेश्चन आप सुन लीजिए जरा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, यूरिया कहाँ बनता है, तो बच्चे कहते हैं किडनी में बनता है। बेटा यूरिया किडनी में नहीं बनता है, यूरिया बनता है लीवर में, किडनी में फिल्टर होता है यूरिया, छान करके ब्लड से बाहर निकाला जाता है यूरिया। आगे देख ले, ये स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में यहां पर आर्ट्रियोल फ्रॉम द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के एक एट्रियोल से यानी कि एक फाइन ट्यूब से ब्लड एंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरीज का गुच्छा, और ये गुच्छा एक कप लाइक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। आप ऐसे समझिए, ये क्या है, ये गुच्छा है, ये गुच्छा है, इसको कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें रखा हुआ है, तो दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। मुझे लगता है बात क्लियर हुई। उसके बाद यहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन से ये जो ट्यूब चल रही है क्वाइल्ड, इसको कहते हैं पीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं वैसे तो पूरे को। और यहां से क्या, यहां से यहां तक जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता रहता है, कहां तक आने पर, कलेक्टिंग डक्ट में। इसी बीच में ये साथ में जो ये आप देख रहे हैं ना ब्लूइश रेडिश, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, या इसको एक टर्म में अगर कहना हो तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, इसका काम क्या होता है, कंसंट्रेट करना यूरिन को। देखिए भाई, बॉडी में चीजें जिस हिसाब से जाती हैं, बॉडी कोई भी चीज बेफजूल में बाहर नहीं निकालती, बहुत सोच समझ के चीजों का मैनेज करती है बॉडी। बॉडी आपकी तरह नहीं है कि आप अपने समय को खराब होते हुए देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बाइक पे इधर उधर चक्कर काट रहे हैं इस समय पे। बॉडी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है, बॉडी बहुत सोच समझ के चीजों को एक्सक्रीट करती है और एक्सेप्ट करती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होती है पूरे नेटवर्क में, जो ये लंबा सा हमें रीनल ट्यूब्यूल का नेटवर्क दिखाई दे रहा है, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो वहां से क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड, उसको कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको कहां डाल दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल येलो कलर की दिख रही है, वो फाइनल कहां ले जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, यूरिन होगी। अब यूरिन का कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आकर के, इसमें एक तो वाटर होगा, दूसरा एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट होंगे, और तीसरा प्रेजेंट होगा वेस्ट मटेरियल जो कि क्या है, यूरिया है। बीच में भाई मुझे याद आ गया है तो मैं बता देता हूं, आप अगर एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भाई कौन से सिलेक्टेड एमसीक्यू सर मुझे करने चाहिए, तो एनपीसी एजुकेशन हब का टेलीग्राम चैनल आप जरूर डाउनलोड कर लें। मतलब टेलीग्राम डाउनलोड करें, चैनल तो ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक के लिए मैंने आपको बता दिया, आप सीधे लिखिए एनपीसी एजुकेशन हब और आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सिलेक्टेड एमसीक्यू आपके लिए पड़े हुए हैं जो पेपर में आपके आएंगे, आप ये बात मान के चलें, बिल्कुल तय है। बहुत सा मटेरियल भी वहां शेयर हो रहा है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी मैं पीडीएफ फेंक सकता हूं आपके लिए। तो इतना काम आपको करना होगा ताकि क्या हो जाए, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहें। बाकी अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि आगे भी आपको अगर 10th क्लास में तो 11th-12th की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, मैराथन एग्जाम से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी अच्छी नॉलेज बिल्कुल अपडेटेड टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। बाकी भैया हम आगे चलेंगे स्लाइड पे, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट जैसा कुछ लें तो ले लें। ये बात हो गई वो जो है लाइव प्रोसेस, उसको हमने कवर कर लिया डायग्राम में। अब आ रहा है चैप्टर नंबर हमारा नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल। उसका एक डायग्राम यहां पर है, बहुत सारी लेबलिंग है। इतना हिस्सा जो है इसको कहते हैं सेल बॉडी।
ठीक है, ऑलरेडी यहां लिखा हुआ था। सेल बॉडी में न्यूक्लियस मिल जाता है आपको, यहां पर ये प्रोजेक्शन निकल रहे हैं छोटे छोटे ब्रांचेस, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर यहां एक लंबा सा प्रोजेक्शन है जिसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में क्या होता है, ये ऊपर जो शीथ है इसको कहते हैं माइलिन शीथ, और अंदर जो सेल है उनको कहते हैं स्वान सेल्स। ठीक है भैया, आप ऐसे समझिए ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ माइलिन शीथ इस तरीके से कवर हो गई, अगर आप देख पा रहे हैं। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास एक्सॉन था, तो माइलिन शीथ ऐसे होती है और इसी माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होती है स्वान सेल्स, तो वो आपको दिखाई गई हैं। दो माइलिन शीथ के बीच की जो खाली जगह है इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। बेटे ये रणवीर नहीं है, ये रेनवियर है। ठीक, उसके बाद एक्सॉन की जो लास्ट एंडिंग होती है उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग। जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा हुआ होता है, इसी में भरा हुआ होता है केमिकल, इसी में क्या भरा हुआ होता है बच्चे, केमिकल भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर आप लेना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल सर, मुझे लगता है आवाज अब क्लियर हो रखी है आपके पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, जैसे आप लेबलिंग करके देखना चाहें अगर अपनी एनसीईआरटी में या किसी नोट्स वगैरह में जहां भी आपके हैं तो इस्तेमाल हो जाएंगे। ये है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरे इस अकॉर्डिंग है, आपको लेटरल व्यू मिल रहा है, तो सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फ्रंटल, फ्रंटल लोब। ये पूरा क्या चीज है, ये जो हमारे पास ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और ये पर्पल कलर जो है या वॉयलेट कलर है, ये पूरा मिलाकर के हमारे पास है सेरिब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। तो फ्रंटल लोब इसको कहते हैं। इसके बाद वाला जो हिस्सा है इसको पैराइटल लोब कहते हैं। ये आ गया कान के ऊपर, कान के ऊपर वाले लोब को क्या कहते हैं, टेम्पोरल लोब कहते हैं। ठीक, पीछे वाले हिस्से को जो डार्क ब्लू है इसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब, जो मेरे पास कहां है, यहां पर, ये छोटा दिमाग इधर कहते हैं। ऑसिपिटल लोब ऊपर की तरफ है, उसके नीचे होता है हमारे पास मेडुला। असल में मेडुला को छोटा दिमाग कहा जाता है, कि पीछे मत मार भाई। तो सेरिबेलम की बात हो गई यहां पर, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम और सेरिब्रम को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है मेरा दिल कहता है कि आपके एग्जाम में 2 तारीख को आएगा सेरिब्रम और सेरिबेलम का, सेरिबेलम और सेरिब्रम का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों का अच्छे से डिफरेंस कर लें। बाकी पॉन्स वाला रीजन है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा है और वहां से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड। एक अच्छा एमसीक्यू में देख रहा था, सैंपल पेपर में ही था और सीबीएसई 2020 या 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहां से निकलती है, तो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा से। मैं दोबारा कहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलती है, ब्रेन के किस हिस्से से निकलती है, तो मेडुला से निकलती है। मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चले भैया, जरूरत रहे तो। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स आर्क पे। ही 1 नंबर या 2 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है, इट इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा रास्ता है जिस पर कोई भी नर्व इंपल्स या जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज द इनवॉलेंट्री एक्शन। आपको पता होगा हम दिन में कई चीजें ऐसी करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास एनसीईआरटी भी कहती है कि गर्म प्लेट पे अगर आपका हाथ रख जाए तो एकदम आप हटा लेते हैं। ये सोच के नहीं करा आपने कि पहले गरम लगा, अच्छा गरम लग रहा है, मेरा हाथ जल सकता है, मैं हटा लूं, इतना समय नहीं होता है। तो अचानक से जो इनवॉलेंट्री एक्शन आपको मिलते हैं या रेस्पॉन्स मिलते हैं उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें जो इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स होती है या जो न्यूरॉन होता है, जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन, वो जिस रास्ते पे चलती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और रिसेप्टर किसको कहते हैं, कुछ टिश्यूज होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आंख नाक कान, आंख नाक कान, टंग और
ये स्किन हो गई हमारी, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, ये सेंस ऑर्गन होते हैं जहां पर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कौन से न्यूरॉन होते हैं, वो ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनका डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, जो किसी भी चेंज को, एनवायरनमेंट के किसी भी चेंज को रिकॉग्नाइज कर सके, उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। एंड इट पासिस थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व टू द इफेक्टर यानी मसल और ग्लैंड फॉर दी रेस्पॉन्स। तो पूरा पाथवे कैसा रह सकता है, ये आपके सामने या डायग्राम में दे रखा है, आप जरा इसको देख लें कि सबसे पहले क्या हुआ, एक स्टिमुलस क्रिएट हुआ। स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हुआ, मान लीजिए कोई बाहर से बोले हाय राम मेरे चोट लग गई, ये क्या हो गया, ये स्टिमुलस है। किसी ने बाहर से आवाज दी, मम्मा ने आवाज दी बेटे क्या कर रही हो, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया हमारे लिए। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है, बाहर बहुत तेज आंधी चलने लगे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, दो गाड़ियां भिड़ जाएं, ये सब कुछ स्टिमुलस है। ठीक, इससे क्या होगा, यहां पर जो भी एनर्जी थी वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, सेंस ऑर्गन रिकॉग्नाइज करेगा, जो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा, जो कहां प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक हो गई बात, आगे चल रहे हैं। यहां से जो इंफॉर्मेशन या इंपल्स है, इंपल्स या इंफॉर्मेशन है, ये कहां जाती है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू या सेंसरी नर्व के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आगे चलती है और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज जनरेट होता है कि अच्छा अगर ऐसा है कि गर्म लग रहा है कोई चीज या कोई चीज चेंज हुई है, तो उसका इफेक्ट निकल के आता है मोटर न्यूरॉन की हेल्प से, और वो कहां तक जाता है, इफेक्टर तक जाता है। इफेक्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, आपकी मसल में, ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, और फाइनल क्या दिखता है, फिर आपको उसका रेस्पॉन्स दिखाई देता है। बच्चे अगर रिफ्लेक्स आर्क पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये बनाना कंपलसरी है। अब एक बात और सुनिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। ये डायग्राम स्पाइनल रिफ्लेक्स का है। सर क्रेनियल के लिए क्या चेंज कर सकता हूं, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की जगह आपको क्या कर देना है, बस ब्रेन कर देना है। स्पाइनल कॉर्ड की जगह आप क्या कर देंगे, ब्रेन कर देंगे, तो वो कैसा रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स हो जाएगा। बाय द वे स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व कितनी कितनी होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं और स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं और क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, क्योंकि इन दोनों नर्व को मिला के क्या बनता है बेटा, एक बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लो। इन दोनों नर्व को मिला के क्या बनता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, पीएनएस। और सीएनएस किस किस को मिला के बनता है, सीएनएस में दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन होती है और एक क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो पीएनएस में क्या होता है, स्पाइनल नर्व होता है और क्रेनियल नर्व होता है। चलिए अब इतना समय तो है नहीं, मैं ही आपको बता देता हूं कि स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 31 पेयर, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। और क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। तो इस बात को आप नोट कर ले भैया, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर होती हैं। इस पर बात हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं अगले स्लाइड पर, वो ये है रिफ्लेक्स आर्क। अगेन उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। आप रिफ्लेक्स आर्क शोज हाउ न्यूरॉन टाइप वर्क, न्यूरॉन किस तरीके से काम करता है, किस रास्ते पे काम कर रहा है, उसको दिखाने के लिए रिफ्लेक्स आर्क होती है। यहां पर फिर वही बात, स्टिमुलस, स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके कहां गया, इंफॉर्मेशन लेके कहां गया, सीएनएस में यानी स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। वहां पर एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है रिले न्यूरॉन। इनका दूसरा नाम क्या होता है, रिले न्यूरॉन। ये प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, यानी चीज को समझना, फिर उसके एक्शन को जनरेट करना, रेस्पॉन्स को जनरेट करना, ये काम होता है रिले न्यूरॉन का। ठीक, इसको आप छोड़ दीजिएगा व्हाइट और इंटीग्रेटेड मैटर को। यहां से क्या होगा, यहां से रिले न्यूरॉन से, एसोसिएशन न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं, और मोटर न्यूरॉन को क्या भेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि भाई ये इंफॉर्मेशन है कि हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए वरना हाथ जल जाएगा। और ये बात पहुंचती है इफेक्टर तक, इफेक्टर क्या दिखाता है, फिर रिस्पॉन्स दिखाता है। पर बच्चे ये काम इतनी तेजी से होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे दिमाग ने इस काम को करने के लिए सोचा भी होगा। इसी वजह से ऐसे एक्शन को हम क्या कह देते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कह देते हैं। बहुत बढ़िया बात चल रही है यहाँ पर, हम अगले उस पर आते हैं डायग्राम पर। ये आ गया बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एंडोक्राइन ग्लैंड पर मैंने इससे पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है, अभी बस आप लोकेशन देख सकते हैं। पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हो गया जो कि आयोडीन की प्रेजेंस में सही से काम करता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें थायराइड हो जाता है, वो सॉरी थायराइड नहीं, ग्वाइटर हो जाता है। हमारा गला जो है, नेक जो है स्वेल हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और हम ऐसी कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। ठीक हो गया। आगे आप बात सुनिए, आप पैराथायराइड ग्लैंड कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। और थायराइड ग्लैंड कितने होते हैं? 1 पेयर होता है। तो एक थायराइड ग्लैंड में कितने पैराथायराइड प्रेजेंट होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे। एक थायराइड ग्लैंड में 2 पैराथायराइड प्रेजेंट होंगे। इस हिसाब से अगर मैं कहता हूं 1 पेयर का मतलब क्या हो गया? 2 थायराइड ग्लैंड, तो टोटल पैराथायराइड कितने हो गए? 4, यानी कि 2 पेयर। बाकी हम बात कर रहे हैं यहां पर थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई थी, थाइमोसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, थाइमस इम्यूनिटी बनाता है, लेकिन प्यूबर्टी तक बनाता है। बचपन से लेके प्यूबर्टी तक थाइमस ग्लैंड लगातार छोटा होता रहता है, और इतना छोटा हो जाता है मटर के दाने से भी छोटा हो जाता है। ठीक हो गया। आगे हो गया एडिनल ग्लैंड, इमरजेंसी इसको कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इसके हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। पैनक्रियास की बात करें, 2 फंक्शन होते हैं, पीछे ही मैंने बात की आपके साथ। ओवरी और टेस्टिस, इनको बेटे हम लोग क्या कह सकते हैं? गोनेड्स कह सकते हैं। एक जनरल टर्म अगर मैं बोलूं तो क्या बोली जा सकती है? देख लो, गोनेड्स बोली जा सकती है। इनका काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना बाय फॉर्मिंग दी सेक्स हार्मोन, और गैमीटोजेनेसिस भी इन्हीं का काम होता है, फीमेल में ओवरी का और मेल में टेस्टिस का। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास आ गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने चैप्टर चेंज कर लिया है, 3rd चैप्टर पर हम आ गए। मैंने आपसे कहा है कि हम सिर्फ उसी चीज पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज पर बात करने का समय अब बाकी नहीं रहा। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे जरा, यहां पर फिजन की बात की गई है, अलग अलग टाइप के सेक्सुअल मोड की बात की। ठीक है बच्चा, तो यहां पर देखते चलेंगे भाई। फिजन की बात कर रहे हैं, इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपने पकड़ी एक बात, उसने कहीं ना कहीं आपको एक एमसीक्यू का आंसर बताया है। अगर वो पूछ ले फिजन किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर में होता है। एंड फॉर्म्स 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल। अगर 2 टाइप के यानी फिजन जब हो रहा है तो फिजन 2 तरीके का है। वो किस बेसिस पर? कि डॉटर सेल कितनी बन रही हैं। यहां ध्यान से देखें, बाइनरी फिजन की बात अगर हम करते हैं तो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और कितने इंडिविजुअल बनाता है? 2 इंडिविजुअल बनाता है। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में या एआई में, आईटी में पढ़ते हैं बाइनरी नंबर, तो 0 या 1, तो वहां 2 ही चीजें हो गई ना आपके पास। ऐसे ही यहां पे बात हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है बच्चे, वो ये एग्जाम्पल है बाइनरी की। अगर मैं बात करूं, अमीबा, पेरमीशियम, लेशमानिया, इन सब में बाइनरी फिजन मिलता है। लेशमानिया मिसिंग है हमारे पास। लेशमानिया याद कर लीजिएगा भाई, ये थोड़ा सा नया एग्जाम्पल है जो सीबीएसई इस बार ले सकती है, पहले उसने लिया है, वैसे इतना भी नया नहीं है। मल्टीपल फिजन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है मैनी डॉटर सेल में, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, इसकी वजह से मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम खुद तो चल नहीं सकता, इसको वेक्टर की जरूरत है, और उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जी हाँ, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यहां से जो शब्द निकल रहे हैं इन पे अगर गौर नहीं दिया आपने, सिर्फ डायग्राम देखते रह गए, या सिर्फ बात सुनी डायग्राम पे ध्यान नहीं दिया, तो दोनों ही केस में खत्म है। अगर आपको जरा सी भी इस समय नींद आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं, तो बच्चे 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए। और रेस्ट कैसे लेना है? वीडियो को हटाना नहीं है, कुछ दूसरी चीज मत खोलना। वीडियो पॉज करके 2-3 बार ब्लिंक कर लीजिए अपनी आईज को, और डीप ब्रेथ लीजिए 5 बार। आप देखेंगे आपका ब्रेन दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। यही कुछ समय है, 10-12 दिन। इसके बाद आप सिर्फ पछताएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस समय 24 घंटे भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कम है, ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि इन 15 दिन के बाद आप सिर्फ यही सोचेंगे, अरे काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेती, काश मैंने सर की बात मान ली होती, काश प्लेलिस्ट देख ली होती। क्योंकि मैं खुद जानता हूं हमारी ऑफलाइन बैच के बच्चे भी ऐसे हैं जो पूरी प्लेलिस्ट वॉच नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है इस बात का भाई, हमारे पास एनालिटिक्स डेटा रहता है पूरा। तो अगर वो नहीं वॉच कर रहे हैं, कल को अगर उनके नंबर कम आते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए सर, इस इंस्टीट्यूशन का मतलब है, इस इंस्टीट्यूशन का मोटिव है आपको पूरी चीज दे देना। जितने नंबर आप लाना चाहते हैं उस हिसाब से मेहनत कर लो, जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। दोनों एक ही बातें थी। मुझे लगता है आप इतने समझदार हैं, 10th में अगर हैं तो इतनी बात आपको समझ आती है। आगे चलिए, यहां पर मैं अगली स्लाइड पर बात करूंगा, और स्लाइड है ये, कहते हैं बडिंग। इट इज द सेकंड मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
यहां पर बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बड देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये बड, इसको कहते हैं बड, ये छोटा सा, इसको क्या कह सकता हूं सर, और कोई वर्ड है, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन, ये बड के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं या यूज होते हैं। ठीक है बच्चा, ये बड धीरे धीरे क्या करती है, आपने देखा सेकंड पोजीशन पे ग्रो कर गई, थर्ड पोजीशन पे और ग्रो कर गई, फोर्थ पोजीशन पे क्या हो गई, डिटैच हो गई, अलग हो गई, और एक नए इंडिविजुअल की तरह ये क्या बन गया, न्यू डॉटर सेल या नया इंडिविजुअल बन गया, ये नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लगती है। और हाइड्रा क्या हो गया, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 भी हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, ये आपको ईस्ट का बताया गया। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में ये ध्यान रखें कि ईस्ट में जो बड फॉर्मेशन होती है, कई बार क्या होता है, बड लगातार बडिंग होती चली जाती है लेकिन वो डिटैच नहीं होते हैं, फ्री इंडिविजुअल नहीं बनते हैं। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं बड में बड निकलती जा रही है, अलग अलग नहीं हुए। कई बार क्या होता है, बड बनती है और डायरेक्ट पहले डिटैच हो जाती है, फिर ये नई बड बनाएगा, ये नई बड बनाएगा। तो दोनों तरीके का यहां पर जो है बडिंग देखने को मिलता है ईस्ट में, डिटैचमेंट वाला भी, कंटिन्यूअस डिटैचमेंट जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बड, और कई बार बड लगातार बनती रहती है, उसके काफी समय बाद जाकर के एक साथ वो कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती हैं। सो बडिंग की बात हो चुकी है। ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर है, मैंने ये बात कह चुका हूं। अगली बात करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन जब जब तेरा नाम लिया, जब जब तेरा नाम आया, हमें ख्याल आया, ख्याल ये था कि प्लेनेरिया और हाइड्रा ये दोनों ही रीजनरेशन शो करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल में भी मिलेगा। हाइड्रा भी है और क्या है, प्लेनेरिया। एक चीज आपको मिल गई, स्टार फिश। मैंने आपको बताया था स्टार फिश ही नहीं, लिजार्ड के पास भी होती है रीजनरेशन कैपेसिटी, लेकिन लिजार्ड के पास सिर्फ टेल में होती है। लिजार्ड की टेल जो होती है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। छुपकली की पूंछ कट जावे तो एक नई पूंछ नहीं कर सके। मेरी बात समझ रहे हो, हैं हुण समझ रहे हो, तो मजा आ रही है, इधर आ जाओ। प्लेनेरिया को अगर आपने ऐसे कट किया तो उसके जो भी पार्ट होते हैं वो बचा हुआ प्लेनेरिया का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे ये बीच वाला था, इसने ऊपर बना लिया, नीचे बना लिया। ये नीचे वाला था तो इसने ऊपर का बना लिया, ये नीचे का हिस्सा बना लिया। पर आप एक बात ध्यान देंगे मेरी, मैंने पिछली बार भी किया था कि अगर प्लेनेरिया इस तरीके से था आपके पास, वो पूछेगा अगर मैंने प्लेनेरिया को ऐसे कट किया तो क्या होगा, तो बेटा लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले को बना लेगा, राइट वाला लेफ्ट वाले को बना लेगा, और यहां पर रिजल्ट में आपको 2 नुन्नू बेबी प्लेनेरिया मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटा, नुन्नू बेबी प्लेनेरिया। वेरी कूट ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रा जैसे यहां बीच में से कट गया है तो ऊपर वाला पार्ट बाकी का नीचे का हिस्सा बना लेगा और नीचे वाला पार्ट बाकी हिस्सा बना लेता है। 2 नए इंडिविजुअल क्रिएट हो गए, नंबर 1 नंबर 2। तो हाइड्रा भी इस तरीके से रीजनरेशन शो करता है। स्क्रीनशॉट जिस भी महापुरुष को लेना हो ले सकते हैं, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात अगर हम कर ले, सबसे पहले तो स्पायरोगायरा पकड़ लेते हैं। स्पायरोगायरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्या है बेटा, स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। बात करेंगे, इट इज अ मेथड बाय विच बॉडी सिंपल मल्टीसेलुलर, ओए होए होए, कहां होगा, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। breaks up into small pieces on maturation and each fragment develop into new individual। रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में यही फर्क है। फ्रेगमेंटेशन में इंडिविजुअल डिवाइड तो करता है, टूटता तो है, लेकिन कब टूटता है, ऑन मैच्योरेशन, मैच्योर होने पर। जबकि रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन में अचानक से बॉडी का डिवाइड हो जाना है, अचानक सडन। यहां पर मैच्योरेशन वर्ड जो है वो रीजनरेशन से अलग कर देता है फ्रेगमेंटेशन को। क्लियर, ठीक, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट उठाते रहिए अगर आपको लगता है। अगला स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम हो गया। मैं आपको बता दूं ये सब के सब क्या हैं, फंगस हैं। सब के सब क्या हैं बेटा, ये फंगस है। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजिया कहते हैं प्लूरल में, और सिंगुलर में क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। प्रोड्यूस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो निकल के बह रहे हैं बाहर निकल जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे। व्हेन द स्पोर्स कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, जहां पर नमी हो, वाटर प्रेजेंट हो, मॉइस्चर हो, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। ये जो है इसको कहते हैं हाईफी, इसको कहते हैं हाईफी नेटवर्क को। उसमें से ये जो चीज निकल रही है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये डंडे को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर या कहते हैं स्टॉल्क।
लिखते स्टॉल के बोलते स्टॉक हैं। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो स्पोरेंजिया। इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और जब ये बस्ट करता है तो इसमें से स्पोर निकल जाते हैं। और मैं वो स्पोर उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, ब्रेड पे रुक गई, मॉइस्ट सरफेस मिल गया, ग्रो कर गया, दोबारा से ये पूरा नेटवर्क ग्रो कर जाता है। ये तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगला डायग्राम हमारे सामने आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके के आप जानते हैं, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपका हौसला बढ़ा रहा हूं या रिवीजन करा रहा हूं। ध्यान दें, इन दिस मेथड न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट में? फ्लावर। ध्यान रखिएगा मेरी बात, इसलिए फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रूट से किस में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? डेलिया में, स्वीट पोटैटो में। बेटा यहां से क्वेश्चन बना तो फंस जाओगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं, वो पूछेगा रूट से किस में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो डेलिया, स्वीट पोटैटो। स्टेम से किस में होता है? पोटैटो में यानी आलू में, जिंजर, अदरक। और लीफ से किस में होता है? ब्रायोफाइलम और बिगोनिया में होता है। ये बात आपने देख लेनी है। मैं इसको रब कर देता हूं, हो सकता है आपको स्पेलिंग क्लियर ना हो रही हो, पर अच्छे से क्लियर कर लेना भैया। ये फ्रॉम रूट था, ये फ्रॉम स्टेम था, और ये फ्रॉम क्या था? लीफ था। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल तीन तरीके के, एक तो कटिंग होती है, दूसरी लेयरिंग होती है, और तीसरी क्या होती है? ग्राफ्टिंग होती है। इसको आपने अच्छे से अपने सिलेबस में पढ़ा है। ये जो नीचे फोटो दे रखा है बेटा, ये ब्लैडर बॉट का फोटो है। ये पैरासिटिक प्लांट है। एक कैसा प्लांट है? पैरासिटिक प्लांट है। और पैरासिटिक से ज्यादा अच्छा इसको कहना होगा, ये इंसेक्टिसाइड प्लांट है। इंसेक्ट को मार देता है। इंसेक्ट उड़ा, छत पे चढ़ा, जैसे ही लीफ पे बैठा, लीफ बंद है गई, पट। और ये काम क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है नाइट्रोजन के लिए। प्लांट नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट को किल करता है, वैसे कोई उसकी और मंशा नहीं है। चलिए भाई आगे चले बच्चों, वो सर से थोड़ा सा बात चल रहा था तो हमको रुकना पड़ गया। तो ये डायग्राम आपने ब्लैडर वॉट का देख लिया, ये भी उसी का डायग्राम है। इसी की तरह एक और प्लांट होता है पिचर प्लांट। पिचर का मतलब होता है घड़ा, उसमें लीफ मॉडिफाई हो जाती है इस तरीके से, ऐसे। अब तितली उड़ी, छत पे चढ़ी, अंदर घुसी, जो फट से बंद हो जाएगा दरवाजा। फट से दरवाजा बंद, और अंदर कितने चिल्लाते रहो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, घर जाना। कोई नहीं घर जाएगा। यहां पर नाइट्रोजन के लिए प्लांट क्या करेगा? मार देगा तुम्हें दबा के, तुम्हें इन द सेंस इंसेक्ट को। हालांकि ऐसे भी कुछ प्लांट देखे गए हैं जो एनिमल के लिए भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। एनिमल को वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। आपने बहुत सारी फेरी टेल वगैरह भी सुनी होंगी, है ना। और वो छोटा भीम और वो टुक टुक जने क्या क्या कौन कौन से चलते हैं, उसमें दिखाता है कि रूट्स क्या करती हैं, इंसान को पकड़ लेती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने आपसे कहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, उसमें भी कौन कौन से हिस्से हैं? स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कल बात हुई थी। एंथर जो है उसमें मेल जर्म सेल बनती है, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो मेल गैमीट। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बहुत मिस कर रहे हैं आप, वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगी। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अरे भैया फोन कलर चेंज कर ले आप। ओव्यूल इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी में एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोसैक में एक्सेल प्रेजेंट होती है, और एक्सेल के फर्टिलाइजेशन पे जायगोट बनता है, जायगोट मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाता है। समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनियो वीडियो से। कंटेन द फीमेल जर्म सेल विच इज कॉल्ड फीमेल गैमीट। पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल कहां मार के देख लें। ये स्टाइल हो गया, ये सॉरी ये स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गई, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल हो गया। एंथर की बात करते हैं, स्वेलिन पार्ट एंथर हो गया, ये लंबा सा डंडा फिलामेंट हो गया, दोनों को मिलाकर के स्टेमन कह देते हैं। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, समय आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीसियस। ले रहा हो स्क्रीनशॉट तो ले, नहीं आगे बढ़ूंगा। चलो ये हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आप जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तीन कैटेगरी आपको बताई गई थी, यहां देख लो। पहली कैटेगरी है, मान लो यहां पर फूल है, इसी फूल का पॉलिन इसी फूल पे रह गया, केस नंबर 1। दूसरा, यहां पर एक प्लांट है जिसपे 2 फूल हैं, आप भी फूल हैं अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कौन सा वाला फूल है समझ लेना। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिन ग्रेन चला गया। तीसरा केस क्या है? एक प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, यहां एक फूल था, यहां भी एक फूल था, इस फूल से पॉलिन ग्रेन यहां चला गया।
तो अलग अलग प्लांट अगर होते हैं बेटा तब हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी तीसरा वाला हिस्सा क्रॉस पॉलिनेशन है। और ये दोनों केस कैसे हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये बात आप समझ लीजिएगा, आपके साथ पेपर में खिलवाड़ किया जा सकता है। तो अगर एक ही प्लांट की बात है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और दो अलग अलग प्लांट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये दोनों प्लांट कैसे होंगे बच्चों, ये दोनों प्लांट होंगे सेम स्पीसीज के, ये बात आप समझिए, स्पीसीज सेम रहेगी। अगर आप सोचें कि आलू का पॉलिन ग्रेन बैगन के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट हो जाए तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीसीज बदल गई, सेम स्पीसीज में काम करता रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले ये बात जरा थोड़ी गौर करा दूं कि पॉलिनेशन इंसेक्ट से, विंड से, वाटर से हो सकता है। यहां देख लो जरा, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है तो मैं बता ही देता हूं, समय तो खैर है ही कम। वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोफिली कहते हैं, वाटर से जो पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन को कहते हैं इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन को कहते हैं एंटोमोफिली, ठीक। और कौन बचा, विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो वो इस क्वेश्चन को पक्का गलत करेगा, एनिमो से उसे लगेगा एनिमल और वो इंसेक्ट लगा के आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बात और सुन लीजिएगा, फ्लावर में होते हैं मॉडिफिकेशन किस हिसाब से होंगे, अगर आपका फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा। तो फ्लावर में क्या क्या चीज मिलेगी, नेक्टर मिलेगा, कलरफुल पेटल्स मिलेंगी। अगर किसी फ्लावर का इस तरीके का तरीका है तो आप समझ लीजिए वो फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है, उसमें पॉलिनेशन कौन सा होता है, इंसेक्ट वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं विंड वाले की, तो जो पॉलिनेशन विंड से होता है उसकी पहचान है, उसका जो स्टिग्मा है वो कैसा होगा, स्टिग्मा होगा फेदरी। स्टिग्मा कैसा होगा उसका, फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, और कलरफुल पेटल्स नहीं होंगे। कलरफुल पेटल्स वाली बात यहां नहीं होगी। यहां पर स्टिग्मा कैसा होगा, इंसेक्ट वाले केस में यहां स्टिग्मा स्टिकी होगा, ठीक है, स्टिकी स्टिग्मा होगा। यहां पर नॉन स्टिकी स्टिग्मा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। भाई मैंने बहुत तेजी से आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि मैं आगे चलूं। बहुत एकदम बढ़िया से हम इसको वीडियो को खत्म करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। Fertilization, after the pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enter into the ovary and ovule. In the ovule, the male germ cell, male gamete fuses with the female germ cell, female gamete to form zygote. This is called fertilization. After fertilization, the zygote divides several times to form embryo. zygote के बाद embryo बनता है, then develops into the seed, ovary and fruit. अब इसी से देखिए एक और खास बात याद आ गई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सी चीज किस में बदलेगी, ये देखें जरा आप। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन से जो चीज पहले ओवरी थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी, जो चीज पहले फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल थी वो क्या बन जाएगी, जो फर्टिलाइजेशन से पहले एक्स सेल थी वो क्या बन जाएगी, जो फर्टिलाइजेशन से पहले पोलर न्यूक्लियाई थी वो क्या बन जाएगी। दो न्यूक्लियस होते हैं ना, होते हैं एम्ब्रियो सैक में, आपने देखे होंगे। तो ये दो न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होते थे, एन होते थे, ठीक। एग सेल भी हैप्लॉइड होती है एन, ओव्यूल भी, और ओवरी जो है वो 2n हो जाता है। अब सुनिए, ओवरी क्या बन जाती है, ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड, एग सेल क्या बन जाता है, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा अभी बताऊंगा। पोलर न्यूक्लियाई से जैसे मेल गैमीट, यहां मेल गैमीट आएगा, दो मेल गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज करता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करता है, ठीक है। रिजल्ट जो यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, नाम लिख दूंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहें। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मैच्योर होने के बाद जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं उसे क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। कह दो गुरुजी मजा आ गया, गुरुजी मजा आ गया। अभी और आएगा, ध्यान से देखें जरा यहाँ पे, अभी मजा और आएगा, अभी थोड़ी आया भरपूर।
एग सेल और एक मेल गैमीट की जो फ्यूजन होती है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या यूज करते हैं? सिनगैमी। पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? बोलिए भाई। ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है एन और ये भी एन होता है। एन प्लस एन क्या हो जाएगा? 2n, इसलिए जायगोट 2n होता है। एन प्लस एन ये हो जाएगा 3n, इसलिए एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, ये अच्छा तरीका था। एक वर्ड और आता है हमारे सिलेबस में, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा मैंने अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन ही तो पढ़ा दिया। डबल फर्टिलाइजेशन में दो काम होते हैं, एक होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी, और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को साथ में मिला के क्या कहा जाता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बात भाई बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक करते ना, कंजूसी मत करा करो बे। वीडियो लाइक करने से हमको मोटिवेशन आती है कि भाई कुछ अच्छा दो, क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ का फायदा हो रहा है, और जब हमें लगेगा कि आपका फायदा हो रहा है तो हम और अच्छी चीजें आपके लिए बना पाएंगे या दे पाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। ये हो गया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी बात ऑलरेडी पीछे डायग्राम वाली वीडियो में हो गई है, फिर भी आप देख लीजिए। लेबलिंग, यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कितना होता है? सिंगल होता है। वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है। यूरिनरी ब्लैडर तो वही एक्सक्रीटरी का पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होती है? यूरिन स्टोर होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 1 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोस्टेट कैसा होता है बेटा? 1 पेयर नहीं, सिंगल होता है। मैं आपको बार बार चीख के इस बात पे ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि गलती यही होगी और बच्चों ने करी है पिछले सालों में। सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर यानी 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होता है, पेयर नहीं होता ही, अकेला है ये ग्लैंड, ठीक। एपिडिडाइमिस की बात कर लेते हैं, बाकी टेस्टिस का व्यू दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सारी बातें इस पे हो चुकी हैं डायग्राम में। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, क्या क्या काम होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बताओ? फेलोपियन ट्यूब में होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। आगे चलते हैं हम अगले डायग्राम पर। वो आ गया हमारा चैप्टर चेंज हो चुका है, हम चैप्टर नंबर 4 पर आ गए। टोटल चैप्टर कितने हैं हमारे? 5। तो 4 चैप्टर पे हम आ गए, देख रहे हैं बहुत तेजी से चल रहे हैं इसीलिए आ गए। यहां पर उन्होंने पहले बताया व्हेन पेरेंट हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर टॉल एंड शॉर्ट प्लांट वाज क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब कभी आप एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके काम करते हैं तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बड़ी सीधी डेफिनेशन है। जब आप 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये और भी सीधी डेफिनेशन है। Mendel selected pea plant having 1 pair of character, tall pea plant, short pea plant. He selected pure TT and pure small t cross pollinated them. He obtained tall plant, यानी कि T capital T small t। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, काम की बात है। कैपिटल T स्मॉल t इन द फर्स्ट जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में ये मिला। When first generation plant were self pollinated, यानी उनमें सेल्फ क्रॉस कराया गया। Obtain tall as well as dwarf plant in the ratio 3:1। तो 3 कौन से होंगे? टॉल, और ड्वार्फ कौन से होंगे? 1। यानी 4 अगर प्लांट बनते हैं तो उसमें से 3 टॉल होंगे और एक कैसा होगा? ड्वार्फ, यानी छोटी हाइट का होगा। द रेशियो ऑफ प्योर टीटी हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टीटी वाज 1:2:1। दिस इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। 1:2:2 क्या है? जीनोटिपिक रेशियो, और 3:1 क्या है? फिनोटिपिक रेशियो। पर ये किसके लिए है बेटा? ये है F2 जनरेशन के लिए, पहली बात F2 जनरेशन के लिए। और दूसरी बात क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, क्योंकि अगर क्रॉस डाई हाइब्रिड हुआ तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, आप जानते हैं। ये कुछ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दे रखा था कि भाई इन दोनों के मिलने से, व्हाइट और वायलेट के मिलने से सिर्फ वायलेट दिखाई दिया, कहां पे? F1 जनरेशन में। पर F2 जनरेशन में 3 वायलेट आए और एक व्हाइट भी तो आया हमारे पास। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेशक आप ले सकते हैं। अगला हमारे पास डायग्राम आ गया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। डाइहाइब्रिड क्रॉस पे थोड़ी बात हो जाए। ओ मैं कौन सा पेन लूं भाई? ये वाला ले लेता हूं, ब्लैक लो, ब्लैक सबसे सही है। तो यहां पर हमने 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है हमने 2 कैरेक्टर लिए, 2 पेयर कैरेक्टर। एक तो लिया शेप और दूसरा लिया कलर, किसका? सीड का, ठीक। शेप हो गई 2। शेप कौन कौन सी हो गई? मैं यहां लिख देता हूं। शेप हो गई एक तो
राउंड, राउंड कैसी है यहाँ पर, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और रिंकल्ड कैसी है, रिंकल्ड यहाँ पर कैसी है, भाई तू नीचे जा, रिंकल्ड कैसी है, रेसेसिव। जबकि कलर की अगर हम बात करते हैं तो कलर कौन सा हो गया हमारे पास, येलो, येलो सीड कैसे होगा, डोमिनेंट। और ग्रीन कैसा हो गया, ग्रीन हो गया हमारे पास रेसेसिव, ठीक है। उसको लेकर के क्रॉस कराया जाता है, आपने अच्छे से कर रखा है इसको। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट हैविंग टू पेयर कैरेक्टर शेप एंड द कलर, ही सिलेक्टेड प्लांट RRYY एंड रिंकल्ड RRYY, क्रॉस पॉलिनेट देम, ही ऑब्टेन्ड ऑल प्लांट्स विद राउंड सीड। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे मिल गए आपको, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। फिनोटाइप इनका कैसा रहा होगा, राउंड एंड येलो। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये पेरेंट है, यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग आया ये सारे के सारे कैसे थे, राउंड येलो थे। जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें ऐसा चेकर बोर्ड मिलेगा, इस तरीके से यहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके रेशियो की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका 9:3:3:1 रेशियो, और ये कैसा रेशियो होता है बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो होता है। इस रेशियो को देख लेना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वो इसी बात से लिंक्ड है। वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल हैं 5 जी, वो इसी रेशियो पे बेस्ड है। आगे चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बहुत थोड़ी सी बात रह गई है, देखें आप जरा, हमारे पास 4-5-6 स्लाइड और हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे इन 5 स्लाइड के बाद। तो अभी हम बात कहां कर रहे हैं, यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो मेल की तरफ से होता है, वो भी 50% प्रोबेबिलिटी के साथ। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो भैया जरा। ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर, मैंने आपसे क्या कहा, पेयर होंगे तो 23, और टोटल पूछेगा तो कितने होंगे, 46। ये बात ध्यान रखना। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y, द फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम। तो फीमेल के पास आपने देखा दोनों एक ही तरीके के XX, मेल के पास कैसा है XY, फीमेल पे सिर्फ XX। तो भाई ये तो जब भी गैमीट बनाएगी X पास करेगी, पर मेल के पास 50% प्रोबेबिलिटी है, या मैं कह सकता हूं 1/2 का चांस है, हाफ चांस है। 50% चांस क्या है कि गैमीट में X आ जाए, और 50% क्या है, Y आ जाए। तो अगर मेल की तरफ से X आया तो फीमेल की तरफ से तो हमेशा X ही आना है। मैं यहां लिख देता हूं फीमेल है, फीमेल ने तो हर बार X दिया, हर बार X, पर मेल की तरफ से अगर मेल की तरफ से X आ गया तो क्या बन गई, बेबी गर्ल बन गई, यानी लड़की होगी। और मेल की तरफ से Y आ गया तो XY बन गया, यानी क्या होगा, बेबी बॉय होगा, यानी लड़का होगा, जो नया इंडिविजुअल है, नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है बातें क्लियर हो रही हैं आपको, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे देखेंगे, यहां लिखा भी है, इफ अ स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द एग हैविंग X क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी गर्ल। इफ अ स्पर्म हैविंग Y क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन एग हैविंग X क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी बॉय। तो बॉय चाइल्ड होगा, यहां पर लड़का होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बहुत तेजी से ले सकते हैं, क्योंकि आगे की कहानी, आगे हम चल रहे हैं अगली स्लाइड पे। हमारा लास्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 आ गया। कोई मिल गया था यूं ही साथ चलते चलते, मिल गया था तो देखेंगे भाई, हैं मजा आ रहा है, तेज रिवीजन हो रहा है। इससे तेज बेटा रिवीजन ना करा सकता कोई, ना हो सके, मैं लिख के दे रहा हूं, साइन करवा लियो। फूड चेन क्या होती है, इट इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। दे यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। किससे स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर यानी प्लांट से। देखिए भैया जो खाना बनाता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, और वो प्लांट है, आप जानते हो, क्योंकि क्लोरोफिल उनके पास है, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो तो बताओ। एंड विद द कार्निवोर, फूड चेन शुरुआत तो होती है प्रोड्यूसर से, और अंत किससे होता है, कार्निवोर से होता है, ठीक है। फूड चेन एंड ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ये लिया, यहां पर ग्रास प्रोड्यूसर थी, इसको खा लिया डीर ने, डीर प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर है, ईटन बाय लॉइन, लॉइन कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ऐसे ही दूसरी है ग्रास, ग्रास प्रोड्यूसर है क्योंकि ये बनाता है फूड। इंसेक्ट यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है यानी हर्बीवोर, उसको फ्रॉग ने खाया यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को स्नेक ने खाया यानी टर्शरी कंज्यूमर। फूड चेन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, फूड चेन 4 लेवल की होती है, जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं मैक्सिमम। क्यों होते हैं ये बात आप जानते हैं, जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, लगातार कम होती जाती है, और कोई भी इंडिविजुअल इतनी थोड़ी सी एनर्जी के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा।
अरे भाई सोचिए, अगर आपको खाना खाने में इससे ज्यादा एनर्जी लगे जितना खाना खा के मिलती, तो आप ऐसा खाना कभी नहीं खाओगे। हालांकि इंसान की तो खैर बात ही और है, इंसान सबसे बड़ा जानवर है और समझदार तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कोई भी एनिमल नेचुरल तरीके से ऐसी चीज को नहीं खाएगा जिसको खाने में उसे ज्यादा एनर्जी लगे, किसके मुकाबले? जितनी उसे मिलने वाली थी। इसीलिए क्योंकि एनर्जी लगातार ट्रॉफिक लेवल पे कम होती रहती है, हमारी फूड चेन 4 लेवल से ज्यादा नहीं जाती हैं। हद है कि 5 लेवल चली जाएंगी एक्सेप्शन में, 5 से ऊपर कभी भी आप फूड चेन नहीं देखेंगे, ऐसी फूड चेन जिसमें 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो। आ जाइए, तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रास। ग्रास फिर से प्रोड्यूसर, मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट है, प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शरी, हॉक क्वाटरनरी। तो ये वो एक्सेप्शन था जहां पर 5 लेवल पर फूड चेन चली गई है, जहां 5 ट्रॉफिक लेवल हैं। 5 से ऊपर कभी भी ट्रॉफिक लेवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो फोटो है भैया, जो घास है, जो क्रिकेट है, क्रिकेट ये वाला क्रिकेट नहीं है तुम्हारा बैट बल्ला वाला, ठीक है, ग्रास ओपर वाली क्वालिटी है, इंसेक्ट है। बर्ड और बर्ड को स्नेक, फिर ऐसे चलता रहता। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फुर्ती से ले लें क्योंकि हम आगे चल रहे हैं बहुत तेजी से। हमारा अगला स्लाइड ये है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इस लाइन ने सब कुछ कह दिया। बहुत सारी फूड चेन जब साथ में जुड़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चा? फूड वेब कहते हैं। इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड वेब में क्या होता है? किसी एक को बहुत जगह से खाना मिल सकता है। जैसे इस आदमी को देखिए, इसको खाना यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल सकता है, यहां से भी मिल सकता है। असल में एक सवाल ऐसा आता है बेटा, मोर रियलिस्टिक क्या है? क्या आता है? मोर रियलिस्टिक क्या है? फूड चेन ज्यादा रियल है या फूड वेब? तो आंसर मैं आपके लिए लिख देता हूं, फूड वेब ज्यादा रियल है। हमारे नेचर में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आप बहुत सारी चीजें खाते हो ना, अलग अलग तरीके की चीजें खा लेते हैं। हम लोग ओमनीवोर होते हैं, ह्यूमन, यानी हम मीट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ज्यादा रियलिस्टिक क्या है? ये 2 लाख रुपए का क्वेश्चन है, मेरी बात समझें आप। अगर ये आ गया तो जल्दी होगा नहीं, 2 लाख रुपए का। मोर रियलिस्टिक क्या है? फूड वेब है। इसमें भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेशक ले सकते हैं, क्योंकि अगला स्लाइड हमारे पास आ गया। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ईच स्टेप इन अ फूड चेन। हर फूड चेन में जो एक स्टेप होता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस जिस लेवल पर, उसको ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा ही प्रोड्यूसर का रहेगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर का रहेगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर का रहेगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर का रहेगा। एक बात मैं जोड़ देता हूं, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर होते हैं और बाकी दोनों क्या होते हैं? कार्निवोर होते हैं। क्योंकि भाई प्लांट को तो वही खा सकता है ना जो घास खाता है, और घास खाने वालों को हर्बीवोर कहते हैं। प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाने वालों को क्या कहते हैं? हर्बीवोर। सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यही मैंने कहा था, फूड एनर्जी लगातार घटती जाती है ट्रॉफिक लेवल पर। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड, डू नॉट एक्सीड 4 और 5। अभी आपसे कहा था 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन में नहीं हो सकते। ये डायग्राम आपके सामने बड़े खूबसूरत हैं, आप इनको देख लीजिए। प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोर हो गया, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इकोलॉजिकल पिरामिड ये दे रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इकोलॉजिकल पिरामिड से मेरे से ले लीजिए। जो क्वेश्चन क्या आ सकता है? इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन। बेटा ये भी कम से कम 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन, तो आप कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने अलग से लिख दिया, बढ़िया जबरदस्त। ठीक, इसको आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास हमें इन्वर्टेड मिलता है, और एक ऐसा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। चाहे आपको कान पे कोई बंदूक रख के आपसे कहे कि बता दे बेटा कहां पर पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट नहीं होता है, आप कहोगे मार दे बेशक, लेकिन एनर्जी का पिरामिड हर जगह अपराइट होता है, यानी सीधा। अपराइट का मतलब समझ लीजिए पिरामिड ऐसा होगा, और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? पिरामिड ऐसा होगा।
मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। मैं बिना समय खराब किए आगे चल रहा हूं, क्योंकि वीडियो को छोटे से छोटा बनाने की नौबत है, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएं। अब आगे देख लीजिए, हमारे पास ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। सेकंड लास्ट स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो क्या है, एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ सोलर एनर्जी। जितनी सन की लाइट पड़ रही है उसका 1% इस्तेमाल करते हैं कौन, प्रोड्यूसर यूज करते हैं। अब कोई कहे आपसे कि सन पे एनर्जी जो थी वो कितनी थी, इतनी थी, 1 लाख जूल थी, 1 लाख जूल, तो प्रोड्यूसर के पास कितनी पहुंची है, प्रोड्यूसर कितनी लेगा, 1% ऑफ दिस, और 1% ऑफ दिस कितना रह जाएगा, 1000 जूल। 1% ऑफ 1 लाख कितना रह जाएगा, 1000 जूल। तो प्रोड्यूसर के पास यही पहुंची है इस स्लाइड पर। और एक याद करो, पीछे भी मैंने कहा था डायहेब्रिड क्रॉस के रेशियो पर, इन दो ही बातों पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके यहां पर, दोनों न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा अभी, इसी में है स्लाइड में। ठीक, आगे चलें। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। यानी सनलाइट से प्रोड्यूसर के पास कितनी आ रही है, 1%, और बाकी फिर फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल पे चलती है वो कितनी चलती है, 10%। देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल बाय 10%, दिस इज नोन एज 10% लॉ। तो आपने ये देखा लगातार एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, इसीलिए एनर्जी का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, वो ऐसा ही रहेगा जैसा ये बना हुआ है, यानी अपराइट रहेगा, यानी कि सीधा रहेगा। क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है उतनी एनर्जी कभी भी इसके पास नहीं हो सकती, टर्शरी कंज्यूमर के पास। यहां देखो 10% लॉ फॉलो होता हुआ दिखाया है। यहां 1 किलो कैलोरी थी, या 100 किलो कैलोरी है, या 10 किलो कैलोरी है, या 1 किलो कैलोरी है। 10% निकालना जरा 1000 का, 100 ही आएगा। 100 का 10% 10 ही आएगा। 10 का 10% निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो ये 10% लॉ भी आपको यहां पर पता चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत तेजी से हमने बात करनी है, रिवीजन हमारा चल रहा है बायोलॉजी का, और हम साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और करेंगे, ये दावा है। बस आप क्या करो, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है नीचे चैनल में ना 10th क्लास वाली, उधेड़ के बुंदो उसको 2 बार देख डालो, काम सेट हो गया आप। बायो मैग्निफिकेशन अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार हमारे पास। इस बायो मैग्निफिकेशन को हम और क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। harmful chemical like insecticides and pesticides which are used to protect crop from the insect and pest are absorbed by the plant and enter into the food chain since these chemical are non biodegradable। ये केमिकल कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि डिग्रेड नहीं होते हैं। दे गेट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा मतलब जमा हो जाना, ठीक है। एट एवरी ट्रॉफिक लेवल एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, उनकी कंसंट्रेशन लगातार क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है ऐसे केमिकल की। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन अवर बॉडी। ठीक, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन हो गई। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये डेफिनेशन मिल गई। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल है, प्लांट वाटर सक करते हैं रूट से अपना, उसके साथ अगर उन्होंने केमिकल ले लिया तो प्लांट को जैसे ही अगली वाली स्टेप खाएगा, मान ली भैंस ने खाया, तो ऐसा तो है नहीं एक घास खाएगी, वो बहुत सारी घास खाएगी तो केमिकल उसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब भैंस थोड़ी सी बड़ी हो गई, बकरी कर लेते हैं ना, तो बकरी अगर खा रही है, अब बकरी को कोई ह्यूमन खा ले या लॉइन खा ले तो एक बकरी से तो काम चलेगा नहीं, वो ज्यादा बकरी खाएगा। तो इस तरीके से लगातार केमिकल बिल्डअप होता रहता है बॉडी में, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर चलते हैं। इसीलिए इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां दे भी रखा है, देखो बेटा, यहां पर जो है इतनी कंसंट्रेशन थी, फिर 0.04 हो गई, फिर 0.5 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 10 मिलियन हो गई। ले और बताओ, स्क्रीनशॉट ले, फटाक से ले, जबरदस्त तरीके से। यह आपका थ्योरेटिकल बात करने पर, यह लास्ट स्लाइड हो गया। 2 न्यूमेरिकल हमें करने हैं इसके बाद, इसको देख लें क्या है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो गार्बेज कूड़ा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं या करते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, आपके घर से निकलने वाले कचरे को गार्बेज कहते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल,
बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है जिसको बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। द वेस्ट विच इज डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। द वेस्ट विच इज नॉट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। गेटिंग? गार्बेज कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉइल सो इट शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली। कूड़े कचरे से हमें अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ हमने अलग अलग तरीके बनाए ताकि गार्बेज को या वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जा सके। उसमें है लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन और सीवेज ट्रीटमेंट। यहां पर ये याद रखिएगा भाई 5R क्या होते हैं। 5R बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो आपने क्या करना है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकिल, ये होते हैं 5R। जैसे प्लास्टिक पे बैन लगाने की बात हो रही तो पहला हम क्या कर सकते हैं, मना कर दें, मैं प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा, करूंगा तो बहुत कम करूंगा, कम भी कर रहा हूं और साथ में उसे क्या करूंगा, बार बार उसी को इस्तेमाल करूंगा। जैसे पॉली बैग होता है हमारा, पन्नी होती है, बाजार से कुछ सामान लाए, पॉलीथीन हमारे घर पे मम्मियां जो होती है संभाल के रखती हैं, कोई दूसरी चीज लानी है उसी पन्नी में लेकर के चले गए, तो इसको कहते हैं रीयूज। उसके बाद अगर वो फट गई, कहीं से खराब हो गई, तो हमने उसको रिपेयर कर लिया, ऐसा नहीं नया ले आए। और जब सब कुछ हो चुका है, अब उससे काम नहीं चलाया जा सकता, तो हम उसको कंपनी भेज देते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो इस तरीके से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5R, इनको कहा जाता है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। पहले ये 3R हुआ करते थे, अब 5 हो चुके हैं। बोलिए भाई, आगे चल रहे हैं। अब मेरे पास ये जो न्यूमेरिकल आपको लेकर के आए, इनको आप देख लीजिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसी तरीके का डिट्टो एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, टोटल 3 न्यूमेरिकल है, हम करेंगे यहाँ पे 3-4, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, टाटा टाटा बाय बाय खेल लेंगे। ठीक है, चले देखें क्या है। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कोई फूड चेन नीचे दे रखी है, ये वाली, लीफ से कैटरपिलर, चैमिलियन, उसके बाद स्नेक, उसके बाद मंगूज, नया नाम आ गया आपके लिए। 2 पार्ट है इसके, 1 और 2। पहला पार्ट, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। इस पर कितनी एनर्जी बताई है उसने मुझे, 100 जूल बताई है। ठीक है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल रही होगी, ध्यान से सुन लेना। आपको यह पता है कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं 10% लॉ लगता है। ठीक है, 10% लॉ से हमने एक चीज और सीखी है, 10% अगर मैं इसको सॉल्व करूं या x मान लूं तो इससे ये कट गया। कहने का मतलब है अगर मैं 10% ऑफ 1000 निकालूं, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, 2 जीरो यहां कट गए, मल्टीप्लाई करो 100, 1000 का 10% क्या हुआ, 100, 100 का 10% क्या होगा, 10। आप देख रहे हो एक एक जीरो कम होता जा रहा है। ट्रिक समझ लीजिए, बहुत शानदार ट्रिक है। 10% का मतलब होता है कि आप क्या क्या करो, एक एक जीरो कम करो। बेटा अगर यहाँ पे 100 जूल है तो यहाँ कितनी रही होगी, जोर से बोलो मुझे आवाज आ जाएगी। एक जीरो बढ़ा दूंगा सर जी, तभी तो इसका 10% 100 होगा। इस पे क्या करूंगा, एक जीरो और बढ़ा दूंगा सर जी, तभी तो 10,000 का 10% 1000 होगा, 1000 का 10% 100 होगा। मजा आ गया। उसने क्या पूछा था, प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल रही होगी, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, 10,000 जूल अवेलेबल रही होगी। बोलिए, मजा आ गया। सेकंड पार्ट करें। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल। It is possible to have 2 more trophic level in this food chain just before the 4th trophic level। 4th trophic level से, इस वाले लेवल से पहले 2 लेवल और होना पॉसिबल है? भाई नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिर फूड चेन 6 स्टेप की हो जाएगी, और 6 स्टेप की फूड चेन नहीं हो सकती है। फूड चेन कितने की हो जाती है, इसको नो करेंगे। फूड चेन कितने स्टेप की होती है बेटा, या तो 4 स्टेप की होती है या फिर 5 स्टेप की होती है, इससे बड़ी फूड चेन नहीं होती है। ठीक, तो ये इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन था, हम फालतू परेशान हो जाते। अगले क्वेश्चन पे चले। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे, लेना है तो ले लीजिए। हा, ये क्वेश्चन फिर से एक आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ पढ़ें आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन
वर्टिकल एरो इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एरो इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक सेकंड बेटे आप इसको देखें जरा, मैं सर का एक बात सुन लूं जरा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लें जरा, कुछ थोड़ा सा काम था तो मैंने उसको देख लिया। यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना भाई। इसको थोड़ा ज्यादा के लिए रखो, इसे 1 करोड़ रुपए के लिए रखो, फंसेगा ना बच्चा इसमें। ACE एंड विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरो B एंड D विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहने का मतलब है आपको A B C D E सब बतानी है, ठीक है। अब इसका ऐसे पता करते हैं, मैं लेट कर लेता हूं कि ग्रीन प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 10,000 जूल एनर्जी है। बोलो बेटा कितनी है, 10,000 जूल। या उनने कोई वैल्यू नहीं दी है तो मुझे लेट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं बता पाऊंगा कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ठीक। अब आप जानते हो ग्रीन प्लांट से डी पे कितनी जा रही है, 10% जा रही है। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1000 जूल। ध्यान से समझ लेना भाई, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका 10% आगे जाएगा तो 1000 का 10% कितना हो गया बच्चे, 100 जूल, ठीक, 100 जूल हो गया। अभी हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि 10% एनर्जी तो आगे चली जाती है, 90% क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 10,000 का 10%, बी का वैल्यू यहां पर निकल के आया हमारे पास 1000 जूल। उसके बाद हम देखेंगे डी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 10% गई होगी ना, तो वो भी क्या गई, 100 जूल। अब आगे बात करते हैं 3 चीजों पे, वो है ACE। तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों का मतलब है कि 90% एनर्जी होगी ये भाई, 10% आगे जा रही है तो 90% लॉस हो रहा है। लेकिन ए जो है वो ये 90% किसका होगा, इस वाली वैल्यू का। तो मुझे अगर ए कैलकुलेट करना है, ध्यान दें मैं ए कैलकुलेट कर रहा हूं, ए क्या होगा, 90% ऑफ 10,000, मतलब 90% ऑफ 10,000 अगर मैं निकालूं तो 2 जीरो यहां खत्म हो गए और ये कितना आंसर आ गया, 9,000 जूल हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 9,000 जूल आ गई। अब आगे बात करते हैं हम, अगले पार्ट पे बात कर लेते हैं। कोई कलर में ऐसा चूज कर लूं जो दिखे। सी की बात करो, सी क्या होगा, 90% ऑफ 1000। सी क्या होगा, 90% ऑफ 1000। 1000 का 90% निकाल लेते हैं, 90% ऑफ 1000, ठीक। तो 2 जीरो यहां से गायब होगा, ये आंसर क्या आ गया, 900 जूल। 900 जूल यहां पर आंसर आ गया है। बोलिए भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद ये तो हो गया सी, फिर मैं एक और कलर चेंज कर लेता हूं और हम उस पर बात करेंगे कि भाई ई कितना होगा। तो ई होगा 90% ऑफ 100। ई क्या होगा, 90% ऑफ 100 जूल। ई बराबर 90% ऑफ 100 जूल। तो इसको अगर मैं निकालूं तो आंसर कितना आ गया बेटा, 90 जूल आ गया, ठीक। अब मैं कलर चेंज करके जरा कहीं पे लिखता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, आप यहां पे 20,000 मान लो तो कोई और ऑप्शन आएगा, समझ रहे हो। आप यहां पे 1 लाख मान लोगे तो वैल्यू बदल जाएंगी, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो क्या है, ध्यान देना। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, ए की वैल्यू आई है 9,000। बी की वैल्यू कितनी आई है, बोलो, बी की वैल्यू आई है 1000। सी की वैल्यू कितनी आई है, 900। डी की वैल्यू कितनी आई है, 100। ई की वैल्यू कितनी आई है, यहां आई है, यहां 90 जूल, ठीक। 90 जूल, ध्यान से देखो, 90 जूल। बच्चे क्या आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हो उसका, धनाते हुए ऑर्डर लगाओगे मेरे साथ, बोलो बोलो भाई, मौज काटोगे, यहां काटते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, ए। तो ए सबसे बड़ी एनर्जी होगी। उसके बाद कौन सी है, 9,000 के बाद है 1000 यानी बी। बी के बाद कौन है, सी 900।
उसके बाद 100 और सबसे लास्ट में कौन सी आ गई ई। कितना इजी क्वेश्चन था। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, यही एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपने जल्दी फेस नहीं किया होगा, इसको अच्छे से दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सारे बच्चे तो नहीं करेंगे, आप अगर देख पा रहे हो और आपको समझ में आ गया तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फूड चेन, कोई फूड चेन है, 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लॉइन, हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। अरे भाई इसकी फूड चेन तो दो, फूड चेन ही नहीं है। चलिए मैं बना लेता हूं। फूड चेन जो है वो लगभग 3 स्टेप की रही होगी, ग्रास, डीर और उसके बाद क्या आया होगा, लॉइन। 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लॉइन, लॉइन को कितनी मिली, 100 जूल मिली। कितनी मिली, 100 जूल मिली। कह रहा है प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक एक जीरो बढ़ा दो। इस लेवल पे कितनी होगी, एक जीरो बढ़ा दिया तो 1000 जूल। इस लेवल पर कितनी होगी, एक और जीरो बढ़ा दो यानी कि 10,000 जूल। आंसर आ गया। अरे प्रोड्यूसर लेवल पे पूछी थी, क्या देना, 10,000 जूल होगी। जब आगे चले तो एक एक जीरो कम करो और पीछे चले तो एक एक जीरो बढ़ा दो। आगे चलूं भैया, हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन में से एक होने वाला है, देखें जरा ये। इन द फॉलोइंग फूड चेन, इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू द रैट। प्लांट रैट को कितनी एनर्जी दे रहा है, 500 जूल दे रहा है, यानी रैट के हिस्से कितनी आई, 500 जूल आई। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हॉक फ्रॉम स्नेक। हॉक के लिए स्नेक से कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, ध्यान देना है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना कि सर प्लांट ने अगर रैट को 500 जूल दी तो प्लांट पे कितनी होगी, प्लांट पे रही होगी 5000 जूल, तो स्नेक पे कितनी होगी 50 जूल, तो हॉक पे कितनी होगी 500 जूल। पूरी बात लिख करके आना, एक लाइन में आंसर लिखोगे, इसमें गलती खा जाओगे, धोखा उठा लोगे। अगर आप पूरी बात लिख के आओगे तो आप कहोगे कि भाई स्नेक के लिए हॉक से 5 जूल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि स्नेक पे कितनी है 50 जूल, 50 जूल का 10% हॉक पे पहुंचा, यानी हॉक के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है वो 5 जूल अवेलेबल है। 10% लॉ लग रहा सीधा। चलिए आगे चलो, बहुत स्पीड में खत्म कर लो। इन ह्यूमन बीइंग द हैविंग अ मेल चाइल्ड इज स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ। ह्यूमन बीइंग में लड़का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है मुझे बताओ। 50% है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसे एमसीक्यू में पता नहीं कितना सोच रहे हैं आप लोग। 50% आंसर है भैया, यहां लड़की होने की या लड़का होने की कितने परसेंट चांस है, 50%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये दो क्वेश्चन जो हैं, ये दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेशियो से, जो मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद हम इसको वाइंड करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है वीडियो में, मजा आ रहा है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और खास करके उनके साथ करो जो बर्बाद बैठे हैं, जिनको लग रहा है हम फेल हो जाएंगे, उनकी थोड़ी सी बच्चे मदद करें, क्योंकि हम जब हेल्प करते हैं तो हमें भी मिलती है। 2 पी प्लांट है, एक राउंड येलो सीड रखने वाला है, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन सीड रखने वाला है। F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड येलो सीड। सब कुछ तो बता दिया। कह रहे हैं RRYY ये पेरेंट थे, माता पिता थे बेटा, और यहां पर ये 2 तरीके के माता पिता थे, इनमें क्रॉस हुआ, F1 प्रोजेनी बनी। F1 कैसी दिख रही है, ऐसी। सो दिस इज द प्रोजेनी, जिसको हमने क्या कहा, दिस इज प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। मुझे लगता है जो हल्का कलर चूज कर लिया, ये कैसा आपने गुनाह कर दिया मास्टर साहब। अभी क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, अभी तो बताया खाली। When F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, इसी की मल्टीप्लाई इसी से हो गई, पॉलिनेशन क्रॉस हो गया। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर is expected in F2 progeny. How many seed with these new combination of character will be produced when a total 160 seed are produced in F2 generation? Explain with reason. पहली बार जो बच्चा एनकाउंटर करेगा ना डायरेक्ट इसको पेपर में, पक्का कह रहा हूं, या तो बहुत समय लगा देगा या क्वेश्चन ही छोड़े आएगा, बोले पता नहीं क्या ही कह रहे हैं बवाल। क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान देना। F1 प्रोजेनी बता दी, इससे बनेगी F2 प्रोजेनी। अब F2 प्रोजेनी का रेशियो आपको बताया था मैंने, 9:3:1। बच्चा इसको तो रट लेता, उसे ये नहीं पता होता 9 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है। मैं बता रहा हूं, राउंड येलो, 9 का मतलब है राउंड येलो, 3 का मतलब
राउंड ग्रीन। इस वाले 3 का मतलब रिंकल्ड येलो, और इस 1 का मतलब रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। कुछ हमारे होनहार छात्र बैठे हुए सामने, अरे बोले मास्टर याद कैसे होगा जी इतना कलेश? एक बार में याद होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा नंबर है, ये दोनों करेक्टर डोमिनेंट है। राउंड रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट होता है, येलो ग्रीन में येलो डोमिनेंट होता है। तो जब दोनों डोमिनेंट करेक्टर हो तो सबसे बड़ा नंबर। इधर आ जाओ, सबसे छोटा नंबर, दोनों रेसेसिव है, रिंकल्ड भी रेसेसिव, ग्रीन भी रेसेसिव। तो बेटा रेसेसिव हो तो सबसे छोटा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर जब दोनों डोमिनेंट हो। जब एक डोमिनेंट हो एक रेसेसिव हो तो 3, और 3 ही किसको मिला? जब एक रेसेसिव हो एक डोमिनेंट हो। रेसेसिव और डोमिनेंट का पेयरिंग बन रहा हो तो 3-3 बोल दिया हमने। जब दोनों डोमिनेंट है तो बड़ा नंबर, जब दोनों रेसेसिव है तो छोटा नंबर। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा भैया, इनको जोड़ लो, जोड़ के पता चलता है ये 16 होते हैं। अरे 9 3 12 हो गया, 3 12 3 15 हो गया, 1 16 हो गया। अब उसने क्या कहा, न्यू कॉम्बिनेशन बताओ कितने आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन सुन लो, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। नया कॉम्बिनेशन, क्या ये नया कॉम्बिनेशन है? नहीं है, क्योंकि एक पेरेंट इसी के जैसा था, राउंड येलो, एक पेरेंट इसी के जैसा था, ये नया कॉम्बिनेशन नहीं है। भाग तू जा भाड़ में। दूसरा पेरेंट रिंकल्ड येलो, वो सॉरी रिंकल्ड ग्रीन था, तू जा भाड़ में, ये भी नया कॉम्बिनेशन नहीं है। नया कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ ये दोनों हैं जो बीच में है, एक रिंकल्ड ग्रीन और एक राउंड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड येलो। मास्टर साहब मिटा के सब तुमने ऐसी तैसी करवाई दी ना। लला बेटा देख लियो, छोटे वारे कत्थई नारंगी बैगनी गुलाबी कत्थई तोतैया हरे फिरोजी काइया। इधर को देखो, न्यू कॉम्बिनेशन एक तो क्या बना हमारा, राउंड ग्रीन। बेटा राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? राउंड ग्रीन कितने हैं? 3 आउट ऑफ 16। टोटल सीड कितने हैं? 160। ये बहुत कठिन कैलकुलेशन है, बहुत टफ, आप कर नहीं पाओगे, ध्यान से करना। दूसरा क्या मिला हमको? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो वो वाले सीड जो रिंकल्ड येलो होंगे वो कौन से होंगे? फिर से 3/16 प्रोबेबिलिटी के साथ 160। कितनी टफ कैलकुलेशन है मैं आपको दिखाता हूं, बेटा ध्यान से देखना। 16 1 जा 16 0 और 10 3 जा 30। 16 1 जा 16 0 और 10 3 जा 30 है टफ कैलकुलेशन। दोनों को जोड़ लोगे आंसर क्या आएगा? 60। तो आप क्या लिखोगे? 60 क्या है? 60 क्या है? कहां जाऊं? यहां जाऊं। न्यू कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 60 सीड के पास न्यू कॉम्बिनेशन है, बाकी के पास नहीं है। 100 160 में से 100 पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, जबकि 60 क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन। आराम से क्वेश्चन हो जाता, बुद्धि लगाते आप। इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत तेजी से, समय नहीं है, वीडियो 2-4 घंटे की थोड़ी बनानी है। इधर देखो हमारे पास ये क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसको देख ले वो सब। ग्रीन स्टैम्ड रोज प्लांट। बच्चा पहले तो इसी में परेशान हो गया, बहुत तगड़ी इंग्लिश आई थी सर, स्टैम्ड लिखा हुआ था। अरे गधो, इसका मतलब है स्टेम, ऐसा पेड़ जिसकी स्टेम ग्रीन है। तो कह रहा है ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट, गुलाब का पौधा। गुलाब देखो चेहरे पे खुशी, देखो चेहरे पे गुलाब सुनते ही। डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और ब्राउन के लिए इन्होंने डिनोट कराया है स्मॉल जी। बेटा चीख चीख के अंतरात्मा से आवाज आ रही होगी। ग्रीन कलर कैसा हो गया? डोमिनेंट, और ब्राउन कैसा हो गया? रेसेसिव। क्योंकि ग्रीन कैपिटल जी और ब्राउन स्मॉल जी। हेलो जी, हाउ आर यू? वेरी गुड। और मैकी, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग। अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए। ऑब्जर्वेशन देने से पहले मेरी बात मानो, एक काम कर लो, ऐसे लिखो कैपिटल जी स्मॉल जी। ये कौन है? कैपिटल जिज्जी, स्मॉल जिज्जी, और ये है कौन? पेरेंट। ठीक, अब इसकी क्रॉस जब होगी तो क्या मिलेगा? कैपिटल जी स्मॉल जी, तो जी ऐसे हो गया कुछ। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का अगर मैं सेल्फ क्रॉस करा दूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट में मिलेगी F2 जनरेशन। सिंगल करेक्टर को लेके करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसका रेशियो क्या होता है? 3:1। समझदार बच्चे पीछे से देखो चीख रहे हैं, पीछे से चीख के बता रहे हैं, सर जी मैं बताऊं सर जी, ये 3 जो होंगे ना, ये कैसे होंगे? ग्रीन होंगे सर जी। और जो 1 पता है कैसा होगा सर जी? जो ब्राउन होगा, है नहीं सर जी?
और इसका करेक्टर कोई नहीं बताएगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप ग्रीन होगा, क्योंकि यहां पर एक डोमिनेंट ट्रेट ने रेसेसिव वाले को सप्रेस कर लिया। आपको पता है F1 जनरेशन में क्या शो होता है, सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर शो होता है। इतनी बात जिस बालक ने कर ली, सारे आंसर निकल आएंगे। आंसर मेरे साथ निकालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ के आ जाओ। कलर ऑफ द स्टेम इन F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी में स्टेम का कलर कैसा, ग्रीन। अरे माँ साहब देखिए, बहुत बढ़िया बात बताई तुमने। तो आगे देखो, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट इन F2 प्रोजेनी इफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अबे तू क्या कह रही है, मैंने पहले सेल्फ पॉलिनेट करा के रखा, लेकिन उसने एक चीज पूछी है, परसेंटेज पूछी है ब्राउन वाले की। अगर वो पूछ लेता कितने हैं तो आप डायरेक्ट कह देते, क्या कह देते कि भाई 4 में से कोई एक जो है वो ब्राउन होगा। परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालो। टोटल कितने हैं, 4, तो 4 में से एक ब्राउन है, ये प्रोबेबिलिटी है। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मुझे लगता है आपको पता चल गया कि 25% इज द आंसर। ये किसका हो गया, बी, इसका बी वाले का। 25% प्लांट कैसे होंगे, ब्राउन स्टेम्ड होंगे। तीसरा सुनिए, रेशियो ऑफ कैपिटल जी स्मॉल जी इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में तो होएगा ही नहीं, F2 प्रोजेनी में होगा, F2 प्रोजेनी में। यानी अब ये क्रॉस खोलना पड़ेगा हमें, ये रेशियो खोलना पड़ेगा। मेरे साथ रेशियो खोलने में मदद करोगे। इसका और इसका क्रॉस हुआ था, तो बेटा एक तरफ कैपिटल जी स्मॉल जी था और दूसरी तरफ भी क्या था, कैपिटल जी स्मॉल जी था। लिखें, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। यही आता था। जब टी में करते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते थे हम। अब उसने कहा है इसका और इसका रेशियो बताओ। कितनी बच्चों वाली सवाल पूछी है। ऐसे कितने हैं इसमें, दो, जिसमें दोनों कैपिटल जी हो, अकेला है। और ऐसे कितने कैपिटल जी स्मॉल जी वाले, 2 हो तो गया रेशियो 1/2। ये ऐसे लिख देना, इसका रेशियो जो है वो ऐसा आ रहा है, कैपिटल जी स्मॉल जी का रेशियो आ गया 1/2। अब लास्ट में सुने, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। किस कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है इस क्रॉस को करने के बाद। भैया सीधे सीधे कंक्लूजन है 2 बातों में। पहला तो ये है, दिस वाज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहला कंक्लूजन क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ग्रीन कलर इज डोमिनेंट और ब्राउन कैसा है, ब्राउन कलर कैसा है बच्चों, ब्राउन कलर इज रेसेसिव। ब्राउन कलर कैसा है, रेसेसिव है। ठीक, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एमसीक्यू जो बिल्कुल लास्ट में बचा हुआ, उसको और देख करके हम लोग बात खत्म करेंगे। मुझे लगता है अच्छा रिवीजन हुआ है, आपको मजा आया। वीडियो लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करनी है दोस्तों के साथ। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। कितना प्यारा है, देखें कितना प्यारा वादा इन मतवाले क्वेश्चनों का। If a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? झप्पाट क्वेश्चन है, झप्पाट। RR इनसे मिला क्या, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, ये क्या जनरेशन है, ये क्या है, पेरेंट P जनरेशन है। इसका सेल्फ क्रॉस जब मैंने कराया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 9:3:3:1 मिला। ठीक है, अब सुन लो क्या पूछा है, टॉल प्लांट का रेशियो पूछा है F1 में और F2 में। F1 में तो बेटे सारे ही, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल बी टॉल। बेटा F1 की तो 100% टॉल है, 100%। और इतनी बात भी अगर आपने निकाली ऑप्शन तो सॉल्व हो गए, क्योंकि पहले वाले में 100% एक ही में है। मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है। वीडियो लाइक करो, लाइक करो। इधर देखो, F2 का निकलवा रहा हूं मैं। बेटा ये वाला क्या था, याद करो, राउंड, सिर्फ आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं मैं, राउंड येलो। ये 3 क्या था, राउंड ग्रीन। ये क्या था, रिंकल्ड येलो। अरे यार हम भी क्या कर रहे हैं, हम डबल करेक्टर की बात कर रहे हैं। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस, वेयर एज वी हैव टू टॉल विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टॉल की बात कर रहा है, मतलब
कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का सेल्फ क्रॉस हो गया F1 जनरेशन में, ये पेरेंट थे, इनसे क्या निकला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, लाइन खींच दी, प्रोजेक्ट निकल आया, प्रोजेक्ट निकल आया, मिटाऊंगा गड़बड़ हो जाएगी, मैं नहीं मिटाऊंगा, स्मॉल टी। बेटा मुझे एक बात बताइए, F1 का तो समझ में आ गया था ना, F1 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल हैं, ये सब टॉल हैं। यहां देखो कितने हैं, अगर ये 100% है तो इसमें से 3 टॉल हैं, 100% का 1/3 वो 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 75% आएगा कि नहीं, 25 25 25 25 100% हो गया। ये तीनों हैं टॉल, तो 25 + 25 + 25 कितना हो गया, 75%। सो 75% टॉल है। ऐसे भी देख सकते थे हम कि टोटल 4 में से कितने 3 टॉल हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो परसेंटेज कितनी आ गई, 75%। तो F2 जनरेशन जो बनी थी हमारे पास उसमें 75% टॉल है और F1 जनरेशन में कितने टॉल है, 100%। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, डी वाला। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको मजा आ गया भाई, ये आपके लिए वीडियो थी बायोलॉजी को लेकर के। सर मुझे लगता है आपने एंजॉय किया, अच्छा रिवीजन किया है। मैं फिर आपसे रिवाइज, मैं एक बार फिर, क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चे बाद में कहते हैं ना कि सर मैं फेल हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कैसे फेल हो जाते हैं। बहुत ही बड़ी हरामखोरी अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल मन लगा के, वो भी 4 दिन बिल्कुल मन लगा के हरामखोरी करेंगे तो फेल होंगे, नहीं तो हो नहीं सकते। एनपीसी एजुकेशन अब की क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो आप देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एट द लास्ट मैं यही कह सकता हूं, बाकी तो जो आप करेंगे उस अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, इससे प्रोत्साहन मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे, नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, आपके एग्जाम है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वीडियो में यहां तक चले आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।